हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अर्जुन सर आज आपके सामने पेश हुआ हूँ। जेई मेंस जो जून अटेम्प्ट हुआ था उसमें 25th मॉर्निंग शिफ्ट के मैथ्स के सॉल्यूशंस लेकर। जैसा कि पैटर्न आप जानते हैं कुछ सालों से चल रहा है, जिसमें कि मैथ्स का जो पेपर है वो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस जो हैं कैलकुलेटिव आते हैं, थोड़े लेंदी आते हैं। तो इस बार भी कोई एक्सेप्शन नहीं था, उसी टाइप का ही कुछ पैटर्न हमारे सामने रहा है। हम देखते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस लेंदी हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं। डायरेक्ट आपको जैसे आपने प्रैक्टिस की हैं क्लास के अंदर या आपके मॉड्यूल्स के अंदर, बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट भी हैं, कुछ क्वेश्चंस नए हैं, थोड़े कैलकुलेटिव हैं। तो लेट्स सी किस टाइप का ये पेपर आया था, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, तो आप प्रैक्टिस कर सकें, और अगर आपने इस साल पेपर दिया है तो आप अपने सोल्यूशंस जो हैं चेक कर सकें। हाँ बेटा, तो जो ये क्वेश्चन है इसमें ये क्वेश्चन है सर्कल्स चैप्टर का। अब इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से लॉजिक को पढ़ना है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जैसा कि आप जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अलजेब्रा का जो पोर्शन है वो कंपैरेटिवली इन्होंने थोड़ा थोड़ा बढ़ाना स्टार्ट किया है मेंस के पेपर्स में। तो दिस वन इज फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। लेट अ सर्कल टचेस द लाइन L1 एंड L2। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो जो L1 और L2 लाइंस हैं, क्या ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं? दोनों की स्लोप सेम है। तो अगर एक सर्कल को दो पैरेलल लाइंस टच करती हैं मतलब वो डायमेट्रिकल एंड पॉइंट्स पे होंगी, करेक्ट। K1 K2 रियल नंबर्स हैं, K1 K2 कांस्टेंट्स थे। इफ अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, अब उसी सर्कल के सेंटर से एक लाइन पास करती है और वो वाली लाइन लाइन 1 और लाइन 2 को रेस्पेक्टिवली -1, 2 और 3, -6 पर इंटरसेक्ट करती है। मतलब जो लाइन 1 है वो डेफिनेटली -1, 2 से पास करेगी और लाइन 2 जो है वो 3, -6 से पास करने वाली है। तो हम सबसे पहले -1, 2 के कोऑर्डिनेट्स लाइन 1 में और 3, -6 के कोऑर्डिनेट्स लाइन 2 में रखकर रेस्पेक्टिवली K1 K2 की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैलकुलेशंस। ये ऑप्शंस हैं 4। ये देखिए सर्कल दे रखा था, दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2, करेक्ट। अच्छा, और एक लाइन सेंटर से पास कर रही है जो फर्स्ट लाइन को गिवन है -1, 2 और दूसरे लाइन को 3, -6 में इंटरसेक्ट करती है। तो मैंने क्या कहा, हम -1, 2 को लाइन 1 की इक्वेशन में रखेंगे। पुट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इन लाइन 1। कैलकुलेशन है सिंपल सी, आप लोग कर लेंगे, कर भी लिया होगा इनफैक्ट जिन्होंने पेपर दिया है। और K1 की वैल्यू निकाल लेंगे 10। सिमिलरली B के कोऑर्डिनेट्स रखेंगे लाइन 2 में, सेकंड लाइन में रख के सॉल्व करेंगे, K2 की वैल्यू -30। तो इससे हमें ये दोनों लाइंस की इक्वेशन पता चल गई। क्या फायदा है, इन दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा D, क्या वो इस सर्कल का डायमीटर होगा? हाँ, ये डायमीटर होगा, क्योंकि आप लोगों ने बोला या मैंने अभी आपको बोला, आपने समझ लिया कि यार ये जो पैरेलल लाइंस होती हैं सर्कल पे ये डायमेट्रिकल एंड पॉइंट्स पे टच करती हैं। तो हमने ये D डिस्टेंस K1 - K2 अपॉन √a² + b² से कैलकुलेट किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हमने ये डिस्टेंस जैसी कैलकुलेट किया तो 8 यूनिट्स के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान रखना है, कुछ बच्चे जल्दबाजी में गड़बड़ करते हैं, ये डायमीटर है, रेडियस नहीं है सर्कल का। सो द रेडियस होगा इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज 4 यूनिट्स। अब हमें क्योंकि इस सर्कल की इक्वेशन पूछी गई है, तो इस सर्कल की इक्वेशन के लिए अब एक चीज जो बचती है वो बचती है सेंटर। हमें किसी तरह सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो अगर आप ज्योमेट्रिकली ध्यान से सिमेट्री देखें तो ये वाली लाइन ए और बी से जो पास हो रही थी, ए और बी का मिड पॉइंट ही सेंटर होगा। ए के कोऑर्डिनेट्स है -1, 2 और बी के कोऑर्डिनेट्स है 3, -6। सेक्शन फॉर्मूला जो मिड पॉइंट होता है वो आप कैलकुलेट करें तो 3 और -1 का मिड पॉइंट आएगा 1 और -6 और 2 का मिड पॉइंट आएगा -2। तो 1, -2 सेंटर आ गया। 1, -2 जैसी सेंटर आया, हमने सर्कल की इक्वेशन x - x1² + y - y1² r² से लिखी और ऑप्शन मैच करा जो कि सी ऑप्शन में था, करेक्ट है। तो ये वाला क्वेश्चन सर्कल्स चैप्टर से रिलेटेड था, जिसमें हमें सेंटर और रेडियस से सर्कल की इक्वेशन तक पहुंचना था। ओके, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर से, और इसमें है इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक बार को एकदम से देख के लगता है यार इतना सारा डेटा दिया है, क्या ये इतना सारा डेटा हमें अटकाएगा तो नहीं? पर अगर आप ध्यान से सोचें, 0 से पाई e⁻⁴ cos x sin x 1 + cos² x into e⁻⁴ cos x plus e⁻⁻ cos x। सम स्टूडेंट्स
tend to directly put cos x equals to t so that sin x dx minus sin x dx becomes dt. But before that, it's always better to apply some properties of definite integral. So what we will be doing, जिसे हम किंग प्रॉपर्टी के नाम से पढ़ाते हैं, या आप बोल सकते हैं x को हम रिप्लेस करेंगे a प्लस बी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, उससे डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता. तो यहां हम x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं. आइए सोचते हैं, cos पाई माइनस एक्स होगा माइनस cos x, sin पाई माइनस एक्स कितना होगा बेटा, sin x होगा. यहां पर आएगा तो माइनस cos x, बट बिकॉज ऑफ पावर 2 स्क्वायर cos स्क्वायर x, इट विल बिकम cos स्क्वायर x ओनली. दिस टर्म विल बिकम e रेज टू द पावर माइनस cos x, दिस विल बिकम e रेज पर cos x. इफेक्टिवली दोनों को ऐड करके e रेज पर cos x प्लस e रेज पर माइनस cos x ही वो रहने वाला है, राइट. सो अप्लाइंग द किंग प्रॉपर्टी इन आवर फर्स्ट स्टेप, वी हैव रिप्लेस्ड x विद पाई माइनस x. Now our integral becomes, जैसा कि मैंने आपको बताया, and after applying this property we add the two integrals. जैसे ही आप ऐड करेंगे 2i आएगा. भाई देखिए, इसका डिनोमिनेटर और इसका दूसरे वाले का डिनोमिनेटर, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है. तो आफ्टर टेकिंग एलसीएम 1 प्लस cos स्क्वायर x इंटू e रेज टू द पावर cos x प्लस e रेज पर माइनस cos x, राइट. मैं cos x को c से डिनोट कर रहा हूं, तो ये अपन सेम रख सकते हैं. और जब न्यूमरेटर इसके ऐड होंगे तो e रेज टू द पावर cos x प्लस e रेज टू पावर माइनस sin x, सॉरी माइनस cos x इटसेल्फ, टेकिंग sin x कॉमन. सो दिस फैक्टर गेट्स कैंसिल्ड. और जैसे ही कैंसिल होगा, अब आपको इंटीग्रल दिख रहा है कौन सा, sin x dx अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x. अब आप cos x को t मान लीजिए, ठीक है. सो अच्छा, हाँ, इसके बाद एक स्टेप और है. इसके बाद हमने क्या किया, अब अगर मैं दोबारा से x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूं तो मैं देख रहा हूं कोई चेंज नहीं हो रहा है इंटीग्रल में. तो आई कैन अप्लाई द नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसे हम क्वीन नाम से बोलते हैं. इफ रिप्लेसिंग x विद a प्लस बी माइनस एक्स देयर इज नो चेंज इन द इंटीग्रल, देन यू कैन चेंज द लिमिट टू 0 टू पाई बाई 2 एंड यू कैन राइट ट्वाइस हियर. तो यहाँ पे 2i था, यहाँ 2 था, 2 से 2 कैंसिल हो गए. सो दिस बिकम्स द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल. नाउ पुट cos x as t, minus sin x dx will become dt. Change the limits and just integrate dt upon 1 plus t square. You know it's a standard integral, that is tan inverse t. माइनस के चक्कर में लोअर और अपर लिमिट्स को चेंज कर दिया. चेंज ऑफ लिमिट्स जिसे हम कहते हैं 0 to 1 tan inverse t, it becomes directly integral value comes out to be pi by 4, which was written in option C. तो मैं ये कहूंगा ये भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है. सिंपल प्रॉपर्टीज, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज, और इनफैक्ट कैलकुलेशन जो लास्ट में इंटीग्रल कैलकुलेट करना है वो भी बहुत सिंपल फॉर्म में, राइट. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर सी. Okay, now this question, this is based on the chapter solution of triangles. और solution of triangles में भी काफ़ी मैं कहूँगा बेसिक सा क्वेश्चन है. हमें जो ट्राइंगल की साइड लेंथ्स हैं उनके रेशियोज जो हैं उनके कुछ रिलेशन दिया हुआ है. रेशियोज जो हैं कुछ प्रपोर्शन में है. a प्लस बी बाई 7 इक्वल्स टू बी प्लस सी बाई 8 इक्वल्स टू सी प्लस ए बाई 9, राइट. तो आपको उस ट्राइंगल के सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो कितना है ये फाइंड करना है. ठीक, चलिए. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, जब भी कोई रेशियो प्रपोर्शन में दिया होता है तो मैं सजेस्ट करता हूं कि हमेशा उस रेशियो को कुछ एक फिक्स नंबर लैम्डा के कुछ ऐसे मान के आगे प्रोसीड करते हैं. तो मैं इस वाले को रेशियो को कितना एज्यूम कर लूंगा, के मान लेता हूं लेट्स से. तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 के, b प्लस सी 8 के और c प्लस ए हो जाएगा 9 के. क्या कर पाऊंगा मैं यहाँ से साइड लेंथ फाइंड कर पाऊंगा, राइट. मैं यहाँ से ए बी सी ट्राइंगल की साइड लेंथ फाइंड कर पाऊंगा. तो व्हाट आर द साइड लेंथ्स ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, a प्लस बी 7 के, b प्लस सी 8 के, c प्लस ए 9 के. तो a प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड करके कितना आ गया बेटा, a प्लस बी प्लस सी इज कमिंग आउट टू बी 9 7 16 22 टाइम्स ऑफ k. ठीक है ना, 16 प्लस 8 22 के, नॉट 12 के. तो a विल कम आउट टू बी हाउ मच, क्या कर सकते हैं अपन यहाँ से, हाँ 2 टाइम्स आ रहा था ना, a प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 24 टाइम्स ऑफ k. सो a प्लस बी प्लस सी करेक्ट है, a b प्लस सी इज इक्वल टू 12 के इटसेल्फ, बिल्कुल सही. अब यूजिंग दिस इक्वेशन हम a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी की वैल्यू तो 7 के जानते ही हैं, तो यहाँ से c हो गया 5 के, b प्लस सी की वैल्यू 8 के तो a हो गया 4 के, और c प्लस a क्योंकि 9 है तो b की वैल्यू हो गई 3 के. अब 4 के, 3 के, 5 के को अगर देखें तो आप जानते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट्स को बिलोंग करते हैं. ए बी सी, इसका मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा जहां पर ये वाली साइड लेंथ हो गई 5k के इक्वल, ये लेंथ कितनी हो गई बेटा b 3k के इक्वल, और ये वाली लेंथ हो गई 4k के इक्वल.
जैसे ही अपन को पता चलेगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अब हमारे लिए सर्कम रेडियस और इन रेडियस कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। हम जानते हैं कि अगर एक सर्कल बना है, सर्कम सर्कल वो होता है जो ट्राइंगल की तीनों वर्टेक्स से पास करता है। नाउ बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो दिस इज द डायमीटर, और डायमीटर मतलब ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, जो कि 5k आ रहा था। तो यहाँ से r की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 5k/2। इन रेडियस जो होगा वो हम फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा बाय एस, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, हाफ बेस इनटू हाइट से हमने कैलकुलेट किया, और सेमी पेरीमीटर दैट इज a + b + c/2, इसका हाफ, इट बिकम्स 6k. So the value of in radius comes out to be k. Now capital R or small r का ratio you have to find. तो 5k/2 upon k comes out to be 5/2, which was written in option A. Correct? So the correct answer for this question is option A. Okay students, now the question in front of you is a question of, let's say, functions में functional equations, and a mixed question of functions with a geometric progression. See कैसे करना है, क्या डेटा दिया है देखते हैं। एक फंक्शन डिफाइंड है from the set of natural numbers, real numbers, right? And the functional equation satisfies f of x plus y equals to 2 times fx into fy for all the natural numbers x and y. Also you have been given one of the values, that is f of 1 is 2. So if f of 1 is 2, what you can do in the first step, you can put x as 1 and y as 1, right? So from here you will get the value of f of 2 as 2 into 2, which will become 2 cube. So the first term of this series was 2, the next term is 2 cube. Similarly now next step में what you can do, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, I have already solved it. इससे क्या है ना, टाइम बचेगा, आप लोग जल्दी जल्दी समझ पाएंगे। f of 2 की वैल्यू 2 क्यूब, राइट? नाउ आई विल बी पुटिंग x as 1 and y as 2. x को 1 और y को 2 रखूंगा तो f of 3 मिल जाएगा। तो इट विल बी f of 3 equals to 2 times f of 1 into f of 2. Now f of 1 is 2 and f of 2 is 2 cube. Effectively value 2 की पावर 5. तो आप सीरीज देख पा रहे हैं, फर्स्ट टर्म 2, फिर 2 क्यूब, फिर 2 रेज़ पावर 5. दैट मीन्स 2 स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन हर सक्सेसिव टर्म में होता जा रहा है। 2 cube, 2 raised to 5. Such a series in which there is a constant ratio is called a geometric progression. So we are getting a GP in this case. Now the question has asked us to calculate k equals to 1 to 10 f of alpha plus k. Using the given functional equation f of alpha plus k, क्या लिख सकते हैं बेटा? मैं लिख के दिखा देता हूँ। f of alpha plus k is equals to 2 times f of alpha, which will be a constant value, into f of k. Now why I am saying it's a constant value, because sigma किस पे ऑपरेट हो रहा है? वेरिएबल क्या है? k वेरिएबल है। तो अगर f of k वेरिएबल है और 2 टाइम्स f of alpha कांस्टेंट है, तो बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, यू कैन टेक 2 अल्फा आउटसाइड द सिग्मा। ये मैंने 2 अल्फा बाहर ले लिया और सिग्मा ऑपरेट कर दिया f of k पे। दिस विल बिकम अ सीरीज f of 1 प्लस f of 2 प्लस f of 3 टिल f of 10। f of 1 प्लस f of 2 प्लस f of 3 हमने कैलकुलेट किया था, क्या बन रहा है बेटा? इट्स अ GP। तो 2 क्यूब, 2 रेज़ पावर 5 टिल द 10 टर्म्स। Now what is the sum of GP? Sum of GP is a into common ratio r raised per number of terms minus 1 upon r minus 1. So using this formula हमने यहाँ लिख लिया a is 2, common ratio is 2 square या 4 raised per 10 minus 1 upon 4 minus 1. Calculating this, अच्छा ये वाली वैल्यू ऑलरेडी आप क्वेश्चन में देखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि ये वाली वैल्यू हमें 512/3 इंटू 2 रेज़ पर 20 माइनस 1 दिया हुआ है, ठीक है? तो ये हमने इसको 512/3 इंटू 2 रेज़ पर 20 माइनस 1 के इक्वेट किया, 2 रेज़ पर 20 माइनस 1 का फैक्टर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से f ऑफ अल्फा इज कमिंग आउट टू बी 128। नाउ व्हाट इज f ऑफ अल्फा? f ऑफ अल्फा जैसे हमने f ऑफ 3 निकाला, f ऑफ 4 निकाला, f ऑफ अल्फा मतलब उस GP का जो भी टर्म है, भाई 4 था तो 2 की पावर, जैसे 2n-1 में सीरीज चल रही है, राइट? यू कैन सी दैट 2 की पावर f ऑफ अल्फा 128 जो होगा वो इस GP के a इंटू आर रेज़ पर n-1, a इंटू आर इज 4 रेज़ पर n-1, nth टर्म है ना उसकी, तो हमने nth टर्म कैलकुलेट करी। क्वेश्चन में हमें n की ही वैल्यू पूछी गई थी, तो द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज कमिंग आउट टू बी 4। 64 इक्वल्स टू 4 रेज़ पर n-1, n-1 is 3, तो n is 4, which was written in option C. The correct answer for this question is C option. Okay. Okay बच्चों, now let us see this question. This is a question of matrices. क्या दिया है क्वेश्चन में, डेटा देखते हैं। A एक हमें रियल मैट्रिक्स दिया है which is of order 3, right?
अच्छा, और हमें बोला है ए मैट्रिक्स व्हेन मल्टीप्लाइड बाय अ कॉलम मैट्रिक्स 1 1 0, वो कुछ एलिमेंट अगेन है, कॉलम मैट्रिक्स 1 1 0 है, ऐसी हमें 3 मैट्रिक्स इक्वेशंस दे रखी हैं, राइट। तो हमारा पहला एम ये है कि हम वो जो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है जो कि एक 3x3 का है जिसमें टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे, यूजिंग दीज 3 इक्वेशंस हम इसके एलिमेंट्स फाइंड कर लें। तो मैंने क्या किया, देखिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैंने ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स मान लिए, स्टैंडर्ड A11 A12 A13 ऐसे करके सारे एलिमेंट्स मान लिए। नाउ यूजिंग द गिवन इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन वाज ए मल्टीप्लाइड बाय, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, कॉलम मैट्रिक्स 1 1 0, राइट। सो जब ये वाला मैट्रिक्स 1 1 0 से मल्टीप्लाई होगा, हम मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में कैसे करते हैं, रो बाय कॉलम मेथड से। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स इससे मल्टीप्लाई होंगे तो A11 प्लस A12 और A13 0 हो गया, was given to be a column matrix 1 1 0. So A11 plus A12 is coming out to be 1. Similarly, A21 plus A22 is coming out to be 1 and A31 plus A32 is 0. This is your first matrix equation को solve करके ऐसी कुछ हमारे पास conditions आ रही हैं। आगे वाली condition में बढ़ते हैं। A matrix when multiplied by a column matrix, now elements are 1 0 and 1. So this multiplied by 1 0 1 will give you A11 plus A13 now. It is equals to minus 1. Similarly, A21 plus A23 is equals to 0 and A31 plus A33 is equals to 1. Again, we have got a bunch of 3 other equations and the last matrix equation A multiplied by 0 0 1. अब इससे क्या होगा, देखो 2 0 होंगे तो हमें डायरेक्टली थर्ड कॉलम के A के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो इससे हमें A13, A23 और A32 मिल गया। A13, A23 और A33 को आपने इसमें रखा, जैसे A13 की जगह 1 रखा तो A11 कितना हो गया, -2 हो गया, राइट। A12 की वैल्यू कितनी आ गई, A11 की वैल्यू आ गई -2। A23 मैंने रखा 1 तो A21 आ गया -1, A21 आ गया -1, राइट। तो हमने इन सभी इक्वेशंस की हेल्प से सारे 9 के 9 एलिमेंट्स फाइंड कर लिए। जैसे ही मैंने ये फाइंड करा, मेरे पास मैट्रिक्स A निकल कर आ गया। अब मैं आपको दोबारा क्वेश्चन की तरफ ले जाता हूं। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन देखें, ये रहा बेटा। अब X एक मैट्रिक्स है, X1 X2 X3 का ट्रांसपोज। अब इसने यार देने में डायरेक्ट कॉलम मैट्रिक्स दे सकता था, पर वो मतलब जस्ट छोटी छोटी चीजें चेक कर रहा है कि आप उस टेस्ट के अंदर उस समय ये नोटिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, घबरा तो नहीं रहे हो, बहुत सारी चीजें देख के। कुछ भी नहीं है, ट्रांसपोज का मतलब कॉलम मैट्रिक्स ही है ये, X1 X2 X3, है ना। और I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का। तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस A माइनस 2I इंटू X मैट्रिक्स इसके इक्वल होगा। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस होने वाले हैं, चलिए आगे चलते हैं। ए मैट्रिक्स तो हमने फाइंड कर ही लिया था, A माइनस 2I निकालना है तो A में से हमने 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया, सिंपल। तो A माइनस 2I जब करेंगे तो 2I कितना होगा बेटा, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, वो आप जानते हैं। सब्ट्रैक्ट किया तो मैट्रिक्स आया -4, ये अनचेंज, ये अनचेंज, यहाँ 0 हो गया, ये अनचेंज, -1 ये हो गया 0। दिस इज A माइनस 2I। नाउ दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय a column matrix x1 x2 x3। तो अब हमारे पास when this multiplied by x1 x2 x3 we'll get 3 linear equations, -4x1 plus 3x2 plus x3 equals to 4। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन। सो अब हम जानते हैं कि ये जो इक्वेशन आ रही है ये 3 प्लेन्स की इक्वेशन है और हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो 2 मेथड है। 2 मेथड क्या है भाई, आप यहां से निकालें डेल्टा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। डेल्टा मतलब जो x1 x2 x3 के कोफिशिएंट से डिटरमिनेंट बनता है उसकी वैल्यू फाइंड करें। तो जब आप वो फाइंड करेंगे तो वो डेल्टा की वैल्यू 0 आएगी। ऐसे ही डेल्टा 1 जिसमें हम x1 के सारे कोफिशिएंट्स हटा के उसकी जगह कांस्टेंट्स की वैल्यू डाल देते हैं, वो भी 0, डेल्टा 2 0, डेल्टा 3 0। तो इसका मतलब जब डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 सब 0 आ रहा है तो अब कहां गया, ये वाली सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो थी, इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफिनाइट। और इनमें से आप देख सकते हैं कोई भी पैरेलल भी नहीं आ रहा है। नन ऑफ द आउट ऑफ एनी दीज 3, नो 2 ऑफ द प्लेन्स आर पैरेलल। तो इसका मतलब इनफिनाइट सॉल्यूशंस ही होंगे। ये P1 प्लस लैम्डा P2 फैमिली ऑफ प्लेन्स को बिलोंग कर रहे हैं। ये भी आप चेक कर सकते हैं कि जब P1 होगा वो P2 प्लस लैम्डा P3 लिखेंगे तो किसी पर्टिकुलर लैम्डा की वैल्यू के लिए वो P1 के इक्वल ही आएगी। तो फैमिली ऑफ प्लेन्स जो हम जानते हैं एक पूरी लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए इनफिनाइट सॉल्यूशंस इनके आते हैं, राइट। तो जो करेक्ट इसका आंसर है वो है आंसर नंबर बी। चलिए
नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन बेटा एमओडी का, कौन से चैप्टर का? मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का। क्या क्वेश्चन है ये? एक फंक्शन जो है डिफाइंड किया गया है r टू r and the function is given by a cubic expression x cube plus x minus 5. Now gx is a function such that f of gx equals to x. अगर दो फंक्शन का कॉम्पोजिट आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, दैट मीन्स बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये फंक्शन एक दूसरे के कैसे हो गए बेटा? इनवर्स हो गए। अच्छा, और हमसे पूछ रहा है g डैश 63, तो g क्योंकि f का इनवर्स है, g क्योंकि f का इनवर्स है तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, g डैश y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f डैश ऑफ x। बस ये फॉर्मूला अगर हमें पता है तो हम इस क्वेश्चन को, मतलब मैं ये बोलूंगा विद इन 30 सेकेंड सट से सॉल्व कर सकते हैं। बस y और x जो है ये आपको ध्यान रखना है। g डैश 63 मतलब हमें y की वैल्यू 63 दे रखी है, तो थोड़ा सा हमें हिट एंड ट्रायल से ये निकाल लेते हैं कि क्या इनपुट x रखेंगे कि आउटपुट 63 आएगा। तो आप ये देखेंगे कि आप इसमें जब x को 4 रखेंगे, 4 का क्यूब 64 प्लस 4 68 माइनस 5 63, तो f डैश x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, 3x स्क्वायर प्लस 1 और x की जगह बेटा 4 रख दिया। तो जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, देखते हैं हम ऑप्शंस, कितना आएगा भाई? 4 का स्क्वायर 16 3 48 प्लस 1 49, ए ऑप्शन 1/49 इसका आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं सोल्यूशन में भी हम लोगों ने ऐसे ही सॉल्व किया है। fx दे रखा है और f को 4 रखने पे y 63 आ रहा है। सो g डैश ऑफ y जो होता है वो आ जाता है 1 अपॉन f डैश ऑफ x। तो x को 4 रखा, आंसर ए पे हम पहुंच गए। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये है मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल जिसे अपन कहते हैं, लॉजिकल स्टेटमेंट्स, उस पे बेस्ड हमें दो प्रपोजिशंस दे रखे हैं या दो स्टेटमेंट्स मान सकते हैं दे रखे हैं। P1 इज अ स्टेटमेंट दैट इज नॉट ऑफ P implies नॉट ऑफ Q, P2 इज P and नॉट ऑफ Q and नॉट ऑफ P और Q। तो इफ द प्रपोजिशन दिस इज इवैल्यूएटेड एज फॉल्स, ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, तो हम इम्प्लीकेशन जो होता है उसमें जानते हैं कि कोई भी अगर A implies B का आंसर फॉल्स आ रहा है तो मतलब पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स होना जरूरी है। तो उसके हिसाब से हम ये समझ गए कि P जो होगा वो तो ट्रू होगा और इसको फॉल्स करना है। अच्छा, P अगर ट्रू था, P किसके इक्वल था? ट्रू, तो नॉट ऑफ P क्या होगा बेटा? फॉल्स। फॉल्स और Q जो है हम चाहते हैं फॉल्स हो, यहां से है ना, B स्टेटमेंट फॉल्स चाहिए था। अब Q ट्रू नहीं हो सकता क्योंकि और स्टेटमेंट है, तो Q का क्या होना जरूरी हो गया? फॉल्स होना जरूरी हो गया। P का ट्रू होना और Q का फॉल्स होना। P और Q के हमें ट्रुथ वैल्यूज पता चल गई कि P ट्रू है और Q फॉल्स है, तो अब मैं P और Q को रख दूंगा और रिस्पेक्टिवली P1 और P2 ट्रू है कि फॉल्स है वो मैं चेक कर लूंगा। अब तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे P ट्रू था और Q फॉल्स था, तो नॉट ऑफ Q क्या हो गया बेटा? ट्रू। ट्रू एंड ट्रू क्या हो गया? ट्रू स्टेटमेंट हो गया। अच्छा, नॉट ऑफ P कितना हो गया बेटा? फॉल्स हो गया, और Q फॉल्स था, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स हो गया, ये फॉल्स और ये ट्रू, ट्रू और फॉल्स का एंड करूंगा तो फॉल्स आएगा, तो P2 क्या हो गया? फॉल्स। ऐसी P1 चेक कर लो। तो जैसे आप ये चेक करेंगे, यही हमने लिखा है, तो P1 भी फॉल्स आ रहा है और P2 भी फॉल्स आ रहा है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर इसका C ऑप्शन हो गया। आइए अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, और ये है एक सीरीज पे बेस्ड, जहां पर एक सीरीज दी है 1/2 इंटू 3 की पावर 10 से स्टार्ट होती हुई और नेक्स्ट लिखा है 1/2 स्क्वायर। आप ये देखिए 2 की पावर बढ़ गई, 3 की पावर कम हो गई, फिर नेक्स्ट में 2 की पावर बढ़ गई और 3 की पावर कम हो गई, और ऐसा होता 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 लास्ट में 2 की पावर 10 हो गई और 3 की पावर 1 हो गई। हमने 3 से स्टार्ट किया था, 3 पे खत्म किया था, 2 से स्टार्ट करके 2 की पावर 10 पे खत्म किया था, तो मतलब टोटल कितनी टर्म्स हो गई बच्चों? इसमें टोटल टर्म्स हो गई 10। किसका क्वेश्चन हो गया? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन हो गया। अब अगर अपन इसमें ये देखें कि फर्स्ट टर्म कितनी है, तो ये हो गई फर्स्ट टर्म। कॉमन रेशियो कितना हो गया बेटा? जीपी का कॉमन रेशियो हो गया क्या? 3/2, क्योंकि 3 की पावर डिनोमिनेटर में कम करनी है तो न्यूमरेटर में बढ़ रही है, इसका मतलब एक एक 3 बढ़ाते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, और डिनोमिनेटर में 2 आएगा तो 2 की पावर बढ़ती जाएगी, ये इसका कॉमन रेशियो हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स मैं आपको बता ही चुका हूं, लॉजिक से हमने ढूंढ लिया, नंबर ऑफ टर्म्स इसके 10 आ रहे थे। तो अब हम एक जीपी का सम लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है जीपी के?
सम ऑफ n टर्म्स का a इंटू आर रेज टू द पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। ये देखिए डेटा हमने रखकर आपके लिए ऑलरेडी कैलकुलेशन जो है फटाफट कर रखी है। फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन रेशियो पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, सम ऑफ जीपी के फॉर्मूले में रखा, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर कहां तक आ गया, 3 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 अपॉन 2 रेज पावर 10 इंटू 3 रेज पावर 10। और ये वाली वैल्यू अगर आप देखें प्रीवियस स्लाइड में तो किसके इक्वल दे रखी है बेटा, k अपॉन 2 रेज पावर 10 इंटू 3 रेज पावर 10। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई इसको हमने k अपॉन 2 रेज पावर 10 इंटू 3 रेज पावर 10 किया तो ये कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर तो, और k की वैल्यू आ गई 3 रेज पावर 10 माइनस 2 रेज पावर 10। अब हमने क्वेश्चन ने पूछा है कि जब हम इस पूरे k को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो बेटा मैं इसको क्या कर रहा हूं ना कि मैं इसको 3 रेज पावर 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 रेज पावर 5 का होल स्क्वायर लिख रहा हूं और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब अगर आप 3 रेज पावर 5 माइनस 2 रेज पावर 5 कैलकुलेट करेंगे तो बेटा वो 211 आएगा, और 3 रेज पावर 5 प्लस 2 रेज पावर 5 कैलकुलेट करेंगे तो वो 275 आएगा। अब मैंने क्या किया, 211 में से 210 जो है वो अलग कर लिया, क्योंकि 210 6 से डिवाइड हो जाता है तो 6 का मल्टीपल प्लस 1, ऐसे ही 270 डिवाइड होता है 6 से, तो इसे 270 प्लस 5 लिख लिया। और 210 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, तो 6 लैम्डा प्लस 1 इंटू 6 म्यू प्लस 5। अब जब ये पूरा फैक्टर 6 से डिवाइड करूंगा बच्चों, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो सब 6 के फैक्टर आएंगे एक्सेप्ट द लास्ट टर्म्स 1 इंटू 5। सो दैट मीन्स जब 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 से लेके 5 तक की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहां पर क्योंकि कांस्टेंट प्लस 5 आ रहा है तो आंसर रिमाइंडर का कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो एक बढ़िया आप ये मान सकते हैं एसएनपी का और बीटी में जो डिविजिबिलिटी कंसेप्ट थोड़ा सा अपन सीखते हैं या बेसिक मैथ्स का पार्ट आप मान लीजिए, तो उसको मिक्स करके एक बढ़िया क्वेश्चन बना रखा है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है ये मान लीजिए कि एक तो लिमिट्स का लास्ट में लिमिट पूछी गई है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन हमें दे रखा है, लिमिट्स का ही आप इसे कंसेप्ट मान सकते हैं। fx एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुत अच्छे, और जो एक इस डेरिवेटिव वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, fx प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू एक्स रेज़ पावर 5 प्लस 64। अब चाहे सोचिए, अब पॉलिनोमियल है तो कुछ डिग्री का तो होगा, 2 का, 3 का या 4 का। fx n डिग्री का है तो f डैश एक्स की डिग्री एक कम हो जाएगी n माइनस 1, और f डबल डैश की डिग्री और एक कम हो जाएगी n माइनस 2, और यहां ये इक्वल दे रखा है x रेज़ पावर 5 के। तो इसका मतलब जो हाईएस्ट पावर है fx की वो कितनी होगी बेटा, 5। तो fx दैट मींस इज अ 5 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन। और एक और चीज का हम ध्यान रख सकते हैं कि इसका जो लीडिंग, क्योंकि बेटा f डैश एक्स में x की पावर 5 का कोई टर्म नहीं आएगा और f डबल डैश एक्स में भी नहीं आएगा, तो उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 होगा, क्योंकि यहां पर भी वो लीडिंग कोफिशिएंट 1 ही दिया हुआ है। करेक्ट, तो हम fx फंक्शन को एक 5 डिग्री का पॉलिनोमियल एज्यूम कर लेते हैं जिसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। x रेज़ पावर 5 प्लस ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। f डैश x निकाला तो 5x की पावर 4 पूरा डिफरेंशिएट कर दिया और डबल डेरिवेटिव निकाल लिया। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करते ही अब हम इनको कंपेयर करेंगे x की पावर 5 प्लस 64 से। तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट a प्लस 5 आ रहा है जो कि 0 होगा, तो a की वैल्यू आ गई। x क्यूब का कोफिशिएंट b प्लस 4a प्लस 20, b प्लस 4a प्लस 20 वो भी 0 होगा। a की वैल्यू -5 आ गई, a को -5 रख दिया तो b की वैल्यू निकाल ली, वो 0 आ गई। ऐसे ही कोफिशिएंट्स कंपेयर करते करते हमने a b c d सबकी वैल्यू e तक की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। हमने जैसे ही फाइंड करा तो हमारे पास fx फंक्शन एक 5 डिग्री का इक्वेशन आ गया। अब क्योंकि क्वेश्चन हमसे लिमिट पूछ रहा है x टेंडिंग टू 1, अगर आप रख के देखेंगे इसमें x को 1 तो ये 0 हो जाएगा, मतलब वो 0/0 वाली इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। x को 1 रखने पर क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, तो हमने x माइनस 1 फैक्टर कॉमन निकाला और इसको डिवाइड कर दिया x माइनस 1 से, तो डिवाइड करती हमारे पास जो बाई क्वाड्रेटिक इस फैक्टर आया वो हमने लिख लिया। अब जब हमने लिमिट लगाई तो fx अपॉन x माइनस 1, नाउ आप जानते हैं लिमिट मतलब x 1 नहीं है, तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और जो ये बाई क्वाड्रेटिक बचेगी इसमें x को 1 रखना है, तो x की पावर 4 ये 1 हो गया, -4 प्लस 56 -64 कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू -15 आएगी जो कि लिखा है
ऑप्शन ए के अंदर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। पहले हमें क्योंकि पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल हम फाइंड कर ले रहे हैं कंपेयर करके कोफिशिएंट्स, और फिर हम लिमिट के ऊपर मूव ऑन करते हैं इस क्वेश्चन में, राइट। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में E1 एंड E2 दो इवेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, पढ़ के आपको समझ में आ ही रहा होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1। आई होप आप फॉर्मूला जानते हैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B क्या होता है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, राइट। तो यही फॉर्मूला हमने इसमें और इसमें यूज किया, और साथ ही साथ में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 जो है वो गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज गिवन टू बी 1/8। चलिए देखते हैं। तो हमने ये फॉर्मूला जैसे ही लगाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कितनी 1/8 हमें दे रखी है, तो इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट आ गई, और सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट आ गई 1/6। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं। ठीक है, चलिए अब हम ऑप्शंस के थ्रू जो है ये चेक करेंगे बेटा। तो पहले में लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के बराबर है क्या? E1 इंटरसेक्शन E2 तो 1/8 दे रखा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2 हमने कैलकुलेट किया था कितना कितना, ये देखो 1/4 और 1/6 मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 1/24। तो 1/24 इज नॉट इक्वल्स टू 1/8, रॉन्ग आ गया। ऐसे ही अब बी ऑप्शन पे आएंगे, उसमें पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 नॉट इंटरसेक्शन E2 नॉट, तो क्या मैं इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन सा इसको मैं पूरे का अगर कॉम्प्लीमेंट करता हूं तो इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 का कॉम्प्लीमेंट दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, और इसमें हमने लगा दिया बेटा जनरलाइज एडिशन थ्योरम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, खटाखट जो वैल्यूज हैं रखी और सॉल्व किया, और आंसर आ रहा है 17/24। और अगर आप बी ऑप्शन चेक करें तो बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है बेटा? बी ऑप्शन में दिया है कि क्या ये वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के बराबर होगी क्या? ठीक है, तो चेक कर लो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, E नॉट है 5/6 और E2 है 1/4, तो 5/24 इज नॉट 17/24, तो बी ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे ही अब सी ऑप्शन पे आ गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट इंटरसेक्शन E2। आई होप ये आपको पता है, E नॉट E1 इवेंट तो हो रहा है पर E2 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी वेन डायग्राम से अगर हम समझे तो क्या मैं इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 लिख सकता हूँ? वही यहाँ पर लिखा है। E1 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की थी 1/6, ये गिवन है 1/8, तो 1/6 माइनस 1/8 इज 1/24, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू E2 के इक्वल हो रही है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सी हो गया? सी। ऐसे ही आप डी चेक करेंगे वो भी गलत आएगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। Okay, now this question, this is a question of again matrices. Matrix में भी symmetric and skew symmetric matrix. We have been given a matrix A of order 2, 0, -2, 2, 0. M and R two matrices given by respectively दो अलग सीरीज बना रखी। First one is k equals to 1 to 10 a raised to the 2k, that is a square plus a raised to power 4 plus a raised to power 6, all the even powers of matrix A, and n is all the odd powers of matrix A, that is a plus a cube plus a raised to power 5 and all such. ठीक, so finally it is asking what is m n square, identity, non symmetric, skew symmetric, neither symmetric nor skew symmetric, और क्या किस टाइप का मैट्रिक्स बन रहा है। तो हमारे लिए जरूरी हो गया है पहले हम m और n किस टाइप के मैट्रिक्स हैं ये फाइंड करें। उसके लिए हमें इस मैट्रिक्स की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स कैलकुलेट करनी है, और कुछ पैटर्न अगर दिख रहा है तो वो पैटर्न हमें नोट डाउन करना होगा, राइट। सो लेट अस सी, A matrix was given, तो we have calculating A square, that is A matrix into A। जैसे आपने A into A निकाला तो ये आया बेटा -4 0 -4 0 0 -4 which is -4 times I। अब हमें निकालना है A क्यूब मैट्रिक्स, ऐसी अपन A क्यूब मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, राइट। पहले अपन M मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। M was all the even powers, A square, A raised power 4, A raised power 6, A square is -4I। now A raised power 4 means A square matrix into A square matrix, तो -4 times I into -4 times I, it will be 16 times of I, and so on up till 10 terms, right।
if you take minus 4i common, you can see that a GP is formed, and if you solve this GP, your matrix, this matrix, M matrix will come out to be 4i by 5 into 4 raised power 10 minus 1. अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट, तो मैंने उसे लैम्डा ही लिख लिया, मैंने M मैट्रिक्स को लैम्डा टाइम्स I मैट्रिक्स लिख लिया, राइट। आगे देखते हैं। अच्छा, अब हमने निकाला N मैट्रिक्स। N मैट्रिक्स क्या था भाई, A क्यूब एंड ऑल सच, राइट। A मैट्रिक्स को A ही लिखा, A स्क्वायर हम कैलकुलेट कर चुके हैं माइनस 4i, तो जब A क्यूब निकालना है तो A क्यूब को मैं A इंटू A स्क्वायर लिख सकता हूं, ये था माइनस 4i, तो माइनस 4i इंटू A विल बिकम माइनस 4a प्लस 16 है अप टू 10 टर्म्स। A मैट्रिक्स कॉमन लिया, फिर से मेरे पास एक GP बन गई 1 माइनस 4 एंड ऑल सच, तो अब माइनस A बाय 5 इंटू 4 रेज़ पावर 10 माइनस 1 को मैंने म्यू टाइम्स ऑफ A मैट्रिक्स लिख लिया। N आ गया कुछ कांस्टेंट टाइम्स A, और N और M जो मैट्रिक्स था वो लैम्डा टाइम्स आई, तो M इंटू एन स्क्वायर जब मैंने किया बेटा, म्यू इंटू लैम्डा को मैं कुछ कांस्टेंट K मान लेता हूं, I मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर करना था, तो A स्क्वायर, I मल्टीप्लाइड बाय A स्क्वायर विल बी A स्क्वायर ओनली। और A स्क्वायर मैट्रिक्स किसके बराबर था, A स्क्वायर मैट्रिक्स किसके बराबर था, हमने फाइंड किया था, ये रहा माइनस 4 टाइम्स ऑफ I। सो ये इफेक्टिवली बन गया माइनस 4 टाइम्स KI, माइनस 4K को भी मैं कुछ कांस्टेंट K1 टाइम्स ऑफ I मैट्रिक्स मान सकता हूं, ये MN स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब MN स्क्वायर अगर K1 टाइम्स I मैट्रिक्स है, I आप जानते हैं किस टाइप का मैट्रिक्स आ रहा है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और सिर्फ आइडेंटिटी नहीं है, ये किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट्स नॉट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आ रही है बात, तो ये किस टाइप का मैट्रिक्स हुआ, a non-identity symmetric matrix. So the correct answer for this question will be option number A. ठीक है, बच्चों अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और ये है फंक्शन एक डिफाइंड है g, जो कि एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और आप इसको मोनोटोनिसिटी का मान सकते हैं, क्योंकि हमें लास्ट में जो gx फंक्शन है उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर जो है वो डिसाइड करना है, राइट। किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है। अब फंक्शन जो है ना, क्वेश्चन डराने का काम बहुत भयंकर कर रहा है, बट डराने का काम ही है, डर तो लग ही रहा है देख के कि यार ये क्या लिखा है, क्या मुझे इंटीग्रेशन करना तो नहीं है इसके अंदर। पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है, इस पूरे का डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल एक यहाँ पर फंक्शन लिया है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस में जनरली याद करो क्या करते हैं, क्योंकि हमें g फंक्शन तक जाना है, तो लेट अस डिफरेंशिएट ऑन बोथ द साइड्स। यही स्टेप हमने यहां पर किया है, वी हैव डिफरेंशिएटेड बोथ द साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो तो सीधा सीधा जो इंटीग्रल है इसका डेरिवेटिव तो गायब हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो कौन सा रूल लगाएंगे, u बाई वी रूल। तो e की पावर x प्लस 1 का तो होल स्क्वायर लिख लेंगे, e की पावर x प्लस 1 को अपन ऐसे ही छोड़ देंगे, और x gx का डेरिवेटिव कर देंगे। अब x gx में u इंटू वी रूल, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो पहले तो gx आएगा, फिर x इंटू जी डैश एक्स आएगा। सही है कि नहीं है, देखने में बड़ा लग रहा है, चिंता मत करो, सब कैंसिल हो जाएगा, माइनस, फिर अब अपन x gx को ऐसे ही रखेंगे और e की पावर x प्लस 1 का डेरिवेटिव e की पावर x लिख लेंगे। तो यही आप जो है स्लाइड में देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है। अब जैसे ही हमने एलसीएम लिया e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इससे e की पावर x प्लस 1 पूरा मल्टीप्लाई होगा, प्लस gx इंटू e की पावर x प्लस 1 माइनस x e की पावर x, e की पावर x प्लस 1 इंटू gx प्लस e रेज़ पावर x प्लस 1 इंटू x g डैश x, ये से भी मल्टीप्लाई हुआ, ये से भी मल्टीप्लाई हुआ, माइनस x इंटू e की पावर x gx, डिनोमिनेटर से e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर गायब हो गया। ठीक, अब आप ये देखें इधर भी कुछ ना कुछ फैक्टर्स जो है वो कैंसिल होने वाले हैं। ये देखिए gx इंटू e की पावर x प्लस 1 जो है gx इंटू e की पावर x प्लस 1 से खत्म हो गया, माइनस x e की पावर gx, ये इससे फिनिश हो गया। तो यहाँ पे बचा e की पावर x प्लस 1 इंटू x cos x माइनस साइन x, और यहाँ बचा e की पावर x प्लस 1 इंटू x g डैश x, राइट। e की पावर x प्लस 1 आप जानते हैं हमेशा पॉजिटिव फंक्शन होगा, इसको कैंसिल कर दिया, तो x cos x माइनस साइन x इज x g डैश x। अच्छा, अब अगर आप वापस से मैं क्वेश्चन पे ले जाऊं आपको, तो फंक्शन डिफाइंड है पॉजिटिव 0 से इंफिनिटी, 0 पर ओपन है, मतलब x की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती, तो यहां से x को भी कैंसिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोमेन में 0 है ही नहीं, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो g डैश x फंक्शन आ गया cos x माइनस साइन x। अब अगर g डैश x है cos x माइनस साइन x, तो इस फंक्शन को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं बच्चों,
तो 1/√2 cos x माइनस 1/√2 sin x को क्या मैं cos a cos b माइनस sin a sin b इस फॉर्मूले से cos a प्लस b लिख सकता हूं। तो ये कूद के बन गया √2 टाइम्स cos x प्लस π/4 और cos 0 से π/4 मतलब इनपुट 0 से π/2 नहीं, x 0 से π/4 तो x प्लस π/4 π/4 से π/2 π/4 से π/2 में आप जानते हैं cos x का ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, मतलब g डैश x हो गया डिक्रीजिंग इस इंटरवल में। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो gx फंक्शन क्या आएगा, cos x का इंटीग्रल sin x माइनस sin x का प्लस cos x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें भी अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो √2 sin x प्लस π/4 प्लस लैम्डा इन 0 to π/4 x प्लस π/4 इज π/4 to π/2। आप साइन थीटा का ग्राफ जानते हैं, π/4 से π/2 में इंक्रीजिंग होगा, तो मतलब gx हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। gx प्लस g डैश x इनको ऐड करते ही sin x खत्म, आ गया 2 cos x प्लस लैम्डा 0 से π/2 में डिक्रीजिंग, और gx माइनस g डैश x आ गया 2 टाइम्स ऑफ sin x प्लस लैम्डा जो कि 0 से π/2 में इंक्रीजिंग है। अब आप ऑप्शन सारे चेक करिए, आप देखेंगे आपके पास ऑप्शन सारे ऐसे ही है, g इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, g डैश g प्लस जो भी है। तो अब आपके पास यही आंसर d जो है वो मैच करने वाला है कि gx माइनस gx जो है gx माइनस g डैश x सॉरी वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन इज फंक्शन एफ एंड जी दोनों ही रियल टू रियल नंबर्स पे सेट्स पे डिफाइन किया हुआ है। एफ एक्स फंक्शन है log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 और जी एक्स भी ऐसी ही एक फंक्शन दिया है। तो हमें अल्फा की रेंज निकालनी है इस इनइक्वालिटी को जो सेटिस्फाई करता है। अब देखिए ये तो श्योर है कि हम जी के अंदर ये वैल्यू रखकर तो आउटपुट तक जा नहीं सकते हैं, अरे पॉसिबल ही नहीं है, फिर उसको हमने एफ में रखा जो इतना खतरनाक सा एक्सप्रेशन है। ये क्वेश्चन भी क्या है, ये मोनोटोनिक इंटरवल्स पे डिपेंड करता है, ये इस पे डिपेंड करता है इनइक्वालिटी सॉल्व करते टाइम कि फंक्शंस एफ और जी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग फंक्शंस हैं। तो उसके लिए तभी हमें पता है कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो इनपुट से आउटपुट जाते टाइम इनपुट बढ़ता है तो आउटपुट बढ़ता है, और अगर एक आउटपुट दूसरे आउटपुट से बड़ा है तो उसके करस्पॉन्डिंग इनपुट भी ज्यादा ही होगा, और डिक्रीजिंग में ये उल्टा हो जाता है। तो मैं एफ एक्स और जी एक्स का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर चेक करना चाहता हूं, तो उसके लिए क्या मुझे इनके डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे। तो मैंने एफ एक्स का निकाला डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स वो हो गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है, और प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अच्छा ये तो हो गया एफ डैश एक्स फंक्शन, राइट। और हम जानते हैं कि ई की पावर माइनस एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होता है, और 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या अपन इसकी रेंज निकाल सकते हैं। बिल्कुल आप कहेंगे सर निकाल सकते हैं, क्या ये x प्लस 1/x प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स ऐसा फंक्शन बन जाएगा। x प्लस 1/x की रेंज क्या होती है बेटा, या तो 2 से ज्यादा या -2 से कम। 2 से ज्यादा 2 अपॉन 2 टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये 0 to 1 रेंज आएगी, है ना, और अगर -2 से माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो ये वाली रेंज -1 से 0 जाएगी। तो इफेक्टिवली इसकी रेंज क्या हो गई, -1 से 1 हो गई। पर अब अपन सोचें नेगेटिव ये कब होगा, ये नेगेटिव रेंज तब आएगी जब x नेगेटिव होगा, और x को नेगेटिव रखने पे e की पावर माइनस एक्स जो फंक्शन होगा क्या ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। अब दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इफ x इज नेगेटिव, अगर x 0 से छोटा है तो, और ये नेगेटिव में -1 से छोटा हो नहीं सकता। तो अगर ये वाली वैल्यू -1 से 0 के बीच में थी और ये 1 से बड़ी थी तो ऐड करके तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाली है, और अगर x पॉजिटिव था तो ये वैसी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पूरा वैल्यू पॉजिटिव हो गया। मतलब f डैश x इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इंप्लाइज f x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, करेक्ट। अब अपन आते हैं g डैश x के ऊपर, तो अपन g डैश x का भी डेरिवेटिव कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको करके दिखाई दिया, एफ एक्स का जो डेरिवेटिव है ये क्यों पॉजिटिव हुआ ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। दो केस बनाए, एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव पे इशू नहीं था, एक्स नेगेटिव पर हमें पता है ये -1 से 0 जा रहा है, पर एक्स नेगेटिव पे ये हमेशा 1 से बड़ा है, तो ऐड कर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ गई। अच्छा जी डैश एक्स हमने कैलकुलेट किया, मैंने कैसे किया ना, इसको डिवाइड कर दिया बेटा, तो u अपॉन वी रूल नहीं लगाना पड़ेगा, इसको मैंने e की पावर -x माइनस 2e की पावर x लिख लिया और फिर डिफरेंशिएशन किया, तो वो बना -e की पावर -x माइनस 2e की पावर x, माइनस कॉमन तो 2e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x। दिस इज अ पॉजिटिव फंक्शन, एक्सपोनेंशियल है और बाहर माइनस है, तो g डैश x नेगेटिव हो गया। दैट इंप्लाइज
दिस इज कौन सा gx इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। अब अगर फंक्शन g डिक्रीजिंग है और f इंक्रीजिंग है तो पहले अपन f ऑफ कुछ ऐसा हो गया ना बेटा, f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। तो अगर f इंक्रीजिंग फंक्शन था तो इसका मतलब x1 ग्रेटर देन x2 होना चाहिए, साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज, तो ये वाला फंक्शन इससे बड़ा होगा। अब g डिक्रीजिंग था तो इसका इनपुट में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दो, तो अल्फा माइनस वन होल स्क्वायर बाय 3 इज लेस देन अल्फा माइनस 5/3। सिंपल सी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, सटा सट सॉल्व हो गई, जिसको आपने फाइनली लिख लिया अल्फा बिलोंग्स टू 2 to 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मेंशन्ड है। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए। ठीक, ओके बच्चों, अब हम आते हैं, हमारा जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा है ये है वेक्टर से रिलेटेड। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ए वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3 के, जहां पर सारे ai पॉजिटिव हैं, a1 a2 a3 सब पॉजिटिव हैं, ठीक है। एंड दिस वेक्टर मेक्स एन इक्वल एंगल विद ऑल द 3 ox oy oz, मतलब x y z एक्सिस का जो है ये इक्वल एंगल बनाता है। तो मतलब इसके डीसीज इक्वल हो गए। भाई इक्वल एंगल का क्या मतलब होता है, अल्फा एंगल एक्स एक्सिस के साथ, बीटा वाई एक्सिस के साथ और गामा जेड एक्सिस के साथ, तीनों एंगल्स इक्वल हैं। अल्फा बीटा गामा इक्वल हैं तो इसका मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इक्वल हुए, तो डीसीज आर इक्वल। तो और सारे जो इसके कोफिशिएंट्स हैं पॉजिटिव हैं, तो क्या मैं ए वेक्टर को डायरेक्टली लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप लिख सकता हूं, जहां लैम्डा कैसी वैल्यू होगी, पॉजिटिव होगी। अब हम आगे पढ़ते हैं। लेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन दिस वेक्टर इज 7। अब ए का एक वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना है। हम जानते हैं किसी भी वेक्टर का अगर आपको एक गिवन वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट करना होता है डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटा 5, और ये कितना गिवन है आपको 7 गिवन है, ठीक है। यहां से डॉट प्रोडक्ट करके क्या लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, लैम्डा शायद 5 आ जाएगा, है ना। ये डॉट प्रोडक्ट किया, लैम्डा की वैल्यू आ गई 5, तो हमारे पास ए वेक्टर निकलकर आ गया 5i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप। अच्छा, अब क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है बेटा, अब वो बोल रहा है कि एक बी वेक्टर हमें मिल रहा है जो हम ए को रोटेट करते हैं 90 डिग्री से। ए वेक्टर को 90 से रोटेट करने पे बी वेक्टर आता है, तो ये तो श्योर है कि ए डॉट बी 0 होगा। और साथ ही साथ में ए वेक्टर बी वेक्टर और एक्स एक्सिस कोप्लेनर है। जब हम ए वेक्टर को रोटेट कर रहे हैं तो ए वेक्टर को रोटेट करके वो एक्स एक्सिस से क्रॉस होता हुआ बी में कन्वर्ट हो रहा है। ए और बी के बीच में 90 डिग्री, और ए वेक्टर एक्स एक्सिस एंड बी वेक्टर आर कोप्लेनर। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कोई भी एक वेक्टर आई कैप मान लो, तो 3 वेक्टर कोप्लेनर हो गए, ए आई कैप और बी वेक्टर। 3 वेक्टर्स के कोप्लेनर होने की कंडीशन, डिटरमिनेंट फॉर्म्ड बाय द आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट से 0 होता है, राइट, या बॉक्स उनका 0 होता है 3 वेक्टर्स का, ठीक है, बॉक्स प्रोडक्ट जो होता है। तो हमने बी वेक्टर को मान लिया बेटा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब ए डॉट भी 0 है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा, ए का डॉट कर दो, ए हमें पता है, तो 5x प्लस 5y प्लस 5z 0, मतलब x प्लस y प्लस जेड 0। ऑल्सो क्या बोला था, बी वेक्टर ए वेक्टर और आई कैप कोप्लेनर है, तो बॉक्स प्रोडक्ट 0 कर दिया हमने उन तीनों का। तो डिटरमिनेंट एक्स वाई जेड 5 5 5 1 0 0 0, तो इधर से एक इक्वेशन हमारे पास आ गई y और z में, ठीक है। लेट अस सी, हमारे पास इक्वेशन आ रही है y इक्वल्स टू z। अच्छा, और x प्लस वाई प्लस जेड भी 0 था, a डॉट b को 0 किया था, तो यहाँ y और z को 0 रखा, तो x इक्वल्स टू -2y, ठीक। और अब आपको ये भी पता है कि b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब आप बोलेंगे सर कैसे, अरे यार a को ही तो रोटेट करके b में कन्वर्ट किया था, इसको ऐसे थोड़ी ना वेक्टर को खींच दिया, a वेक्टर को 90 से रोटेट किया है, तो मैग्नीट्यूड तो a और b का सेम हो गई। तो वही यहाँ पे हमने किया है, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पास एक और कंडीशन आ गई, यूजिंग y इक्वल्स टू z एंड x इक्वल्स टू -2y, हम y की, x की और z की तीनों वैल्यूज निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन ने पूछा था कि b वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड करना है किसके ऊपर, ऑन द वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप। तो जैसे हमारे पास x y z आ गया तो b वेक्टर आ गया। अब b का प्रोजेक्शन निकालना है, तो b डॉट 3i प्लस 4j अपॉन इसका मैग्नीट्यूड जिस पे प्रोजेक्शन निकालना है वो 5 आएगा, वो आप कैलकुलेट करेंगे। तो इसके आगे कुछ बचा नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा हो गया है, बहुत इजीली आप b डॉट ये करके कैलकुलेट करके पहुंचेंगे। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बेटा, √2, जो कि रिटर्न है ऑप्शन बी के अंदर, करेक्ट।
ओके बच्चों, अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस का मिक्स विद लास्ट में वो कर्व के लिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन मिक्स विद मैक्सिमा मिनिमा मान सकते हैं। तो पहले तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। y डैश मतलब dy बाई डी एक्स, आप चाहें तो x प्लस वन से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, तो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगी dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 3x इंटू एक्स प्लस वन। ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम? LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई रेज टू पावर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स का इंटीग्रल, राइट। तो e रेज टू पावर इट विल बिकम माइनस ऑफ लॉग x प्लस वन, दैट इज वन अपॉन एक्स प्लस वन, लॉग की प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e रेज टू पावर माइनस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, दैट इज वन अपॉन एक्स प्लस वन। सो द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू जो भी राइट साइड में px फंक्शन था, x का जो फंक्शन था, राइट। तो x का फंक्शन कितना आ रहा था हमारा? e रेज टू पावर 3x इंटू एक्स प्लस वन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस वन कट गया, तो जस्ट e रेज पावर 3x। इंटीग्रल ऑफ e रेज पावर 3x इज e रेज पावर 3x अपॉन 3 प्लस c। इनिशियल कंडीशन आपको दे रखी है y 0, x को 0 रखने पे आउटपुट इज 1/3, जैसे ही आपने वैल्यू रखा c 0 आ गया, c के 0 होती है हमारे पास फंक्शन आ गया y इज इक्वल्स टू x प्लस वन इंटू e रेज टू द पावर 3x अपॉन 3। नाउ फॉर दिस पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा जो भी है वो हमें पूछा जा रहा है, तो फॉर दैट you have to differentiate this curve। डेरिवेटिव निकाला बेटा, डेरिवेटिव इज कमिंग आउट टू बी e रेज पावर 3x बाई 3 इंटू 3x प्लस 4। सिंपल सा u इंटू v रूल है, प्रोडक्ट रूल लगाया, डेरिवेटिव तक पहुंच गए। दिस कांट बी जीरो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव। दिस इज जीरो व्हेन x इक्वल्स टू माइनस 4/3, माइनस 4/3 इज क्रिटिकल पॉइंट, x इज ग्रेटर देन माइनस 4/3, डेरिवेटिव पॉजिटिव और इधर डेरिवेटिव नेगेटिव। डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन एंड देन एन इंक्रीजिंग फंक्शन, दैट मींस माइनस 4/3 फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जिसे हम कहते हैं। तो माइनस 4/3 is a point of a local minima. So if this is a local minima, that means your correct answer will become option number B. It is a point of local minima. ठीक है बेटा? Okay, now the next question, question of you can say a mixed question of a circle and a parabola. Y equals to m1 x plus c1 and y equals to m2 x plus c2 are the two common tangents of the circles of a circle and a parabola। एक सर्कल की, सर्कल आप देख सकते हैं सेंटर 0 0, रेडियस √2, पैराबोला का वर्टेक्स 0 0, राइट फेसिंग पैराबोला, ऐसे कुछ है। इस सर्कल की और पैराबोला की हमसे कॉमन टैंजेंट्स जो हैं वो दो इक्वेशंस दे रखी हैं कुछ इस टाइप से। ये कॉमन टैंजेंट हमारे सामने आ जाएंगी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हम पैराबोला की टैंजेंट की इक्वेशन जानते हैं लिखना? बिल्कुल आप लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m, ये होती है पैराबोला की टैंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में। a की वैल्यू अगर आप यहाँ से देखें तो a की वैल्यू आपको 1/4 दिख जाएगी, यहाँ रख दीजिए तो लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस 1/4m आपको मिल जाएगा। और ऐसे ही स्लोप तो सेम ही रहेगी, सर्कल की स्लोप फॉर्म में टैंजेंट की इक्वेशन अगर सेंटर 0 0 होता है, y minus y1 is the coordinates of the y coordinate of the center 0 है, y is equals to mx plus minus r root over 1 plus m square where radius of the circle is √2। तो आप ये वाले कांस्टेंट को इससे इक्वेट कर सकते हैं जिससे आपको m में इक्वेशन मिलेगी, राइट। चलिए देखते हैं हमारे सोल्यूशन में tangent of the circle mx plus minus root r and root 1 plus m square, parabola पे y equals to mx plus a by m, equating the constant terms this and this and squaring both the sides, you are getting a biquadratic type of equation, but it's not that much tough to solve because biquadratic में सिर्फ m की पावर 4 और m square आ रहा है। m square को अगर आप t भी मान लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। मैंने इसमें क्या किया, पहले 32 से डिवाइड कर दिया है और फिर एक परफेक्ट स्क्वायर बना लिया है। तो यहाँ से मेरे पास m स्क्वायर की वैल्यू दो आ रही है, एक आ रही है 3/4 √2 माइनस 1/2, एक माइनस 3/4 √2 माइनस 1/2। नाउ m स्क्वायर कांट बी अ नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव रिजेक्ट कर दी और मैंने पॉजिटिव वैल्यू ले ली। अब क्योंकि m स्क्वायर ये आ रहा है तो m इसके दो रूट्स आएंगे m1 m2, भाई एक आएगा प्लस अंडर रूट में ये जो लिखा हुआ है, एक माइनस अंडर रूट में ये, और हमसे 8 m1 m2 निकालने को पूछ रहे हैं। तो 8 टाइम जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे रूट फिर गायब हो जाएगा, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और मॉड चढ़ाना है, तो डायरेक्टली आंसर आपका सॉल्व होकर 3√2 माइनस 4 आ जाएगा विच इज रिटन इन ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो बहुत मुश्किल नहीं है, पैराबोला और सर्कल की कॉमन टैंजेंट निकालनी है
और दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, ओके बच्चों, अब जो हमारे सामने क्वेश्चन है वो है चैप्टर 3D से, और इसमें भी अगर मैं आपको बोलूं ध्यान से अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़कर डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे तो मैं आपकी कैलकुलेशन कम से कम करवाने की कोशिश करता हूं। इसके अंदर पढ़ते हैं, लेट Q बी द मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट P। एक प्लेन दे रखा है और उस प्लेन के अंदर एक P पॉइंट जो है 101, ध्यान से सुनना, उसकी मिरर इमेज क्वेश्चन के हिसाब से Q पॉइंट हमें दे रखी है। अच्छा, प्लेन की इक्वेशन भी पता है भाई, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। आप लोग कह रहे हैं सही है सर, इधर तक तो कुछ भी नहीं है। अब होता क्या है, बच्चे क्वेश्चन पूरा पढ़ने से पहले ही मिरर इमेज देखते हैं और खट से फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत टफ भी नहीं है, पर वो टाइम भी वेस्ट मत करिए, आप क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लीजिएगा, है ना। क्वेश्चंस को पहले पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है। हम इसमें Q पॉइंट के कैलकुलेशन करने से बचना चाह रहे हैं, बच सकते हैं, मैं बताता हूं क्यों। अब उसने बोला है एक लाइन है जो -1 से पास कर रही है और पी क्यू के पैरेलल है। अगर लाइन पी क्यू के पैरेलल है, अब पी का इमेज था क्यू, तो पी क्यू कंफर्म प्लेन के नॉर्मल थी। अब नॉर्मल थी तो नॉर्मल वेक्टर तो मेरे को बेटा वैसे ही पता है इसका 1,1,1। अब वो जो लाइन पॉइंट से पास कर रही है तो नॉर्मल वेक्टर जो है इसके डीआरस लाइन के पैरेलल वेक्टर के डीआरस हो जाएंगे। ठीक है, और वो जो लाइन है तो मतलब वो लाइन कुछ ऐसे हो गई भाई इसी के तो पैरेलल थी। दिस लाइन L इज पासिंग थ्रू सम पॉइंट 1, -1, एंड इट इज पैरेलल टू PQ, दैट मींस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन हो गई, और वो प्लेन को कहां पर, R पॉइंट पर कट करती है। तो क्वेश्चन आपसे QR² बोल रहा है। अब आप जानते हैं ये जो पॉइंट है M पॉइंट, जो कि P और Q का मिड पॉइंट है प्लेन पर, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो इक्वल होगी। तो अगर मुझे QR फाइंड करना है तो मैं PR फाइंड कर लूं, तो ये बराबर ही तो बात हो गई बेटा। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल जो है सिमिलर ही तो है, कॉन्ग्रुएंट ही तो है, तो PR² एंड QR² आर सेम। तो Q की जरूरत ही कहां है, P पॉइंट तो मुझे पता ही है, R पॉइंट मैं निकाल लूं। R पॉइंट के लिए मैं लाइन की इक्वेशन निकाल लेता हूं। लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, 1, -1, और DR जो है ये वाले लाइन के हो गए। तो मैंने क्या किया है भाई, लाइन की इक्वेशन फाइंड कर ली। ये देखिए, ये रहा डायग्राम में, मैंने लाइन की इक्वेशन लिख ली, x -1/1, y -1/1, z +1/1 इक्वल टू लैम्डा। तो x y z पॉइंट्स आ गए, इस पॉइंट को मैंने इक्वेशन ऑफ प्लेन में रख दिया बेटा। जैसे ही मैं प्लेन की इक्वेशन में रखूंगा इसको, मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ जा रही है 2। लैम्डा 2 का मतलब x y z तीनों मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, जिससे r पॉइंट आ गया 311। अब QR की बजाय PR² डिस्टेंस फॉर्मूला में लगाऊंगा तो मेरे पास लेंथ आ जाएगी 5, QR² की वैल्यू 5 विच वाज रिटन इन ऑप्शन बी। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमने टाइम किसका बचाया, Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है बेटा वो है डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्वेश्चन बोल रहा है y इक्वल्स टू yx इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, मतलब इसको सॉल्व करके कुछ कर्व आ रहा है और वो कर्व पास करता है 1, 1 से। ये इनिशियल कंडीशन है जिससे आप पता है डिफरेंशियल को जब सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो आता है उसकी वैल्यू सॉल्व करने के लिए दिया है। वो कर्व y इक्वल्स टू √3x को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है अल्फा कॉमा √3 अल्फा। तो हमें लॉग बेस e √3 अल्फा की वैल्यू चाहिए, उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखिए जो फर्स्ट थॉट एकदम से जल्दी से आता है वो, अगर आप dy/dx है जो निकाल लें तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, वो आ रही है -y² माइनस xy प्लस y²। और ऐसी इक्वेशन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जब डिग्री सेम होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की तो हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम उसको सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं y इज इक्वल्स टू tx का सब्स्टिट्यूशन। करेक्ट, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, y को tx रखा तो dy/dx इज t + x dt/dx। सब स्टैंडर्ड सा इसमें सब्स्टिट्यूशंस हैं ये वाले। dy/dx की जगह आ गया x + t + x dt/dx और y की जगह आ गया tx। ठीक है, इसको हमने जो है ऊपर से x² तो यहाँ कट ही जाएगा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी। हम एक तरफ जो है dx/x को ले गए और t की सारी टर्म्स dt के साथ क्लब कर ली। तो
तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे को इस फॉर्म में ऑब्जर्व हो गई, -1/t dt plus 1/t square plus 1 is equals to dx by x. Now it is in integrable form, -1/t का इंटीग्रल log t, this is tan inverse t and this is log x plus constant of integration. अब आप क्वेश्चन में देखें, मैंने आपको बताया था इनिशियल कंडीशन दे रखी है, कर्व पास कर रहा है 1,1 से, तो वी विल मेक इट पास थ्रू 1,1, पहले t की जगह रख दिया y बाई x और इसको 1,1 से पास कराया। जैसे ही 1,1 से पास कराया बेटा, हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आ रही थी π/4 और उस कर्व को पास करना है y इज इक्वल्स टू, इंटरसेक्ट करना है y इक्वल्स टू √3x के साथ। तो y की जगह जैसे ही √3x हमने रखा, यहां से डायरेक्ट आपके पास ये देखिए log -√3 और इसको क्लब कर लीजिए दोनों को एक साइड लाके, तो इट विल बिकम log ऑफ √3x। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और tan इनवर्स 3 minus π/4, tan inverse 3 is π/3 minus π/4 is π/12. π/12 is given in option number C, so C is the correct answer for this. ठीक है? ओके, अब जो हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों वो है पैराबोला का। पैराबोला और थोड़ा सा लिमिट का लास्ट में कंसेप्ट है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब ये पैराबोला कोनिक दिया हुआ है। अब मैं बोल तो रहा हूँ पैराबोला की सर कैसे पता चला पैराबोला, तो बेटा टी क्योंकि वेरिएबल पैरामीटर बोलते हैं जैसे है, तो आप इसमें से टी को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, टी कितना हुआ बेटा x²/4/3 12 हो जाएगा, तो x² इज इक्वल्स टू 12y। किसकी इक्वेशन है ये? पैराबोला, इसलिए मैं पैराबोला बोल रहा था। इट्स एन अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है ना, वर्टेक्स इसका ओरिजिन पर आएगा, स्टैंडर्ड पैराबोला है। S इसका फोकस है, B बी द पॉइंट ऑन द axis of conic such that SA is perpendicular to BA where A is any point on the conic. conic के ऊपर पैराबोला पे कोई भी A पॉइंट है, S उसका फोकस है, B उसकी एक्सिस पर एक पॉइंट है जहां SA is perpendicular to BA। ठीक है? अच्छा, where K is the ordinate of the centroid of triangle SAB। चलिए डायग्राम बनाते हैं, जैसी कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन आता है सबसे पहले डायग्राम बहुत जरूरी है। ये पैराबोला हो गया बेटा, x² इक्वल्स टू 12y इज अ पैराबोला, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, राइट। अच्छा, इसके ऊपर a कोई भी एक पॉइंट था, तो वो x इक्वल्स टू 2t और y इक्वल्स टू t²/3 दे ही रखा है, मैंने t की टर्म्स में मान लिया। s इज द फोकस ऑफ द पैराबोला, x² इक्वल्स टू 12y मतलब x² इक्वल्स टू 4ay से a पता चल गया 3, तो फोकस इसका हो गया 0,3। अब b जो है वो एक्सिस पर पॉइंट है सच दैट SA इज परपेंडिकुलर टू AB, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले b के कोऑर्डिनेट्स तक पहुंचना है। तो फॉर दैट मैं SA की स्लोप फाइंड कर लेता हूं, that is y2 minus y1 upon x2 minus x1, तो t² minus 3 upon 2t। तो ये जो AB की स्लोप होगी इसके परपेंडिकुलर होगी, तो माइनस करके रेसिप्रोकल, तो AB की स्लोप आ गई बेटा 2t अपॉन नेगेटिव साइन, देखो यहाँ चेंज कर दिया 3 minus t²/3। अब क्या मैं AB की इक्वेशन लिख सकता हूँ? आप बोले बिल्कुल सर, पॉइंट भी पता है, स्लोप भी पता है, तो इक्वेशन लिख ली y minus y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x minus x1। और अगर मुझे B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए जो कि इसकी एक्सिस थी y एक्सिस, तो x को 0 रख दिया, तो मेरे पास y कोऑर्डिनेट भी आ गया। अब ट्राइंगल कौन सा बोला था? ट्राइंगल देख लेते हैं, क्वेश्चन में था SAB, 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 यही जो ट्राइंगल इसका सेंट्रोइड चाहिए, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y/3, उसका भी ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट होगा y1 + y2 + y3/3। y1 ये देखिए 3, y2 is t²/3 plus t²/3 minus 4t² upon 3 minus t²/3 upon 3। अब इसकी लिमिट हमें फाइंड करनी है यदि t अप्रोचेस 1 है, तो जस्ट इसमें t की वैल्यू 1 रख दो, ये कांस्टेंट आ जाएगा, इट्स नॉट एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी 13/18 विच वाज रिटन इन ऑप्शन नंबर डी। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है बेटा वो क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं कैसे अपन इसका जो पूछा है वो वैल्यू तक पहुंचने वाले हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में, आइए पढ़ते हैं। सी सर्कल है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, जो कौन कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, 3 + 4 आयोटा, 3,4, 4,3 और 5 आयोटा मतलब 0,5। दिस इज अ सर्कल पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स। उस सर्कल की इक्वेशन, या तो अब आप सर्कल एक जनरल x² + y² + 2gx + 2fy + c मान के करें, उसमें तीनों पॉइंट्स रखें, या आप एक चीज ऑब्जर्व करें, 0,0 से तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस 5 यूनिट आ रहा है।
सर्कल की सरकमफ्रेंस पे जो 3 पॉइंट्स होते हैं वो अगर किसी पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है मतलब वो सेंटर है और उसी डिस्टेंस को रेडियस बोल सकते हैं। तो आप यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से लिख सकते हैं सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू 25। ये पॉइंट Z1 है बच्चों, ये Z2 है और ये पॉइंट Z3 है। अब Z सर्कल पर ही एक पॉइंट है सच दैट Z और Z1 को ज्वाइन करने वाली लाइन Z2 Z3 को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। आइए डायग्राम आपको दिखाते हैं। सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस, जैसे मैंने आपको बोला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, Z1 0.3,4, Z2 0.4,3, Z3 का 0.0,5 वाई एक्सिस पे। Z कोई भी सर्कल पे पॉइंट है, Z और Z1 को ज्वाइन करने वाली लाइन परपेंडिकुलर है Z2 Z3 को ज्वाइन करने वाली लाइन के। तो बेटा Z2 Z3 तो कांस्टेंट पॉइंट्स हैं, गिवन पॉइंट्स हैं, मैं उसकी स्लोप निकाल सकता हूं। तो Z2 Z3 की स्लोप मैंने निकाल ली, y2 minus y1 upon x2 minus x1 which is coming out to be -half। A line which is perpendicular to this, उसकी स्लोप हो गई 2, ये -half थी तो नेगेटिव रेसिप्रोकल, और ये लाइन 3,4 से पास कर रही है तो उसकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो मैंने ना इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जो बहुत सिंपल अब आप सॉल्व कर पाएंगे। तो लाइन की इक्वेशन लिख ली बच्चों, और हमें इस z का क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट। तो उसके लिए क्या इसके कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो बेटा इस लाइन को मैंने किया सर्कल के साथ सॉल्व। सिंपल, लाइन की जो इक्वेशन आई 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 y की वैल्यू, उसको सर्कल की इक्वेशन में रख के सॉल्व कर लिया। क्वाड्रेटिक आई, x की 2 रूट्स आए, एक आ रही है 3 और एक आ रही है -7/5। खुद सोचिए, लाइन को सर्कल के साथ सॉल्व करूंगा तो 2 पॉइंट तो आएंगे ही, एक पॉइंट उनमें से खुद Z1 होगा, x कोऑर्डिनेट 3, ये देखिए इसका कोऑर्डिनेट 3 था, तो ये तो अपन लेंगे नहीं क्योंकि Z पॉइंट चाहिए था। तो उसके लिए हमने x की जगह हमने -7/5 माना, x को -7/5 रखा तो y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। x -7/5 तो y -24/5। इससे हमें पता चलता है कि वो पॉइंट था थर्ड क्वाड्रेंट में, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है और उसका हमें आर्ग्यूमेंट चाहिए, जो कि मैं एम्पलीट्यूड प्रिंसिपल आर्गुमेंट मान के चल रहा हूं, तो इसका मतलब ऑप्शंस भी उसी फॉर्म में, तो -पाई में थीटा जोड़ना पड़ेगा। तो थीटा कितना आएगा बेटा, ये tan इनवर्स अगर अपन लिखना चाहें तो y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट विच कम्स आउट टू बी 24/7। तो -पाई प्लस tan इनवर्स 24/7 विल बी द आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर z। सो योर आंसर, आप ऑप्शंस चेक करें, बी ऑप्शन में मिलेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके बच्चों, अब जो हमारे पास सामने अगला क्वेश्चन है, ये है बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड, जिसमें हम बायनोमियल कोफिशिएंट्स जो होते हैं, बायनोमियल कोफिशिएंट्स के सीरीज पे बेस्ड जो सम निकालते हैं, उस पे बेस्ड क्वेश्चन था। पर मेरे हिसाब से लास्ट में आंसर में थोड़ी सी इसमें एम्बिग्विटी है, इसके काफ़ी सारे आंसर्स पॉसिबल है। तो लेट्स से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज 1 + x की पावर 10 बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया है, जिसमें C1 C2 C3 जो भी है उसके सारे कोफिशिएंट्स है। फॉर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ये क्वेश्चन में डेटा दे रखा है, अल्फा और बीटा रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। C1 + 3 × 2 C2 + 5 × 3 C3 अप टिल 10 टर्म्स, ऐसे 10 टर्म्स है। इसका सम यहाँ पर कुछ डेटा दिया हुआ है, इज इक्वल टू C0 + C1/2 + C2/3। ये आप देख रहे हैं, ये तो आपका देखा देखा सा टर्म होना चाहिए। याद है 1 + x की पावर n का जो एक्सपेंशन होता है C0 + C1x + C2x² एंड सो ऑन अप टिल Cn(x की पावर n). इंटीग्रेट बोथ साइड्स, डिनोमिनेटर में दिख रहा है ना भाई, C1 में अपॉन में 2 C2, भाई C2 में वैसे तो x² था, इंटीग्रेट करने पे पावर 3 हो जाएगी तो डिनोमिनेटर में 3 होगा। तो इसकी वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं, बाय इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड्स। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वैसे आप यहाँ देखें 2C2 3C3, तो 2C2 3C3 यही वाला कोफिशिएंट बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है एक एक, तो पहले तो डेरिवेटिव कर सकते हैं और फिर अपन कुछ x से या x² से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, या फिर तो एक तो डेरिवेटिव का ऑप्शन है, बाय डेरिवेटिव हम इसकी सीरीज के सामने निकालें, या हम जनरल टर्म लिखकर उसका सिग्मा से भी करें, राइट। तो मैंने जो है बेटा जनरल टर्म से किया है, C1 + 3 × 2 C2 + 5 × 3 C3, तो इसका अगर जनरल टर्म देखें 1 3 5 that is 2r - 1 and 1 2 3 that is r, तो 2r - 1 into r cr मल्टीप्लाई करोगे तो 2r² cr - r into cr, सम करना है, मतलब इसका सिग्मा में करना है।
अब आर स्क्वायर में मैंने माइनस आर प्लस आर किया, आर स्क्वायर माइनस आर मतलब 2 टाइम्स आर इंटू आर माइनस 1 प्लस 2 आर सी आर माइनस आर सी आर था, ये माइनस 2 आर सी आर माइनस आर सी आर कितना हो गया बेटा, प्लस आर सी आर, और 2 टाइम्स ऑफ आर इंटू आर माइनस 1, यू नो दैट आर इंटू आर माइनस 1 एन सी आर का मतलब आर इंटू आर माइनस 1 एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर इंटू आर माइनस 1 आर फैक्टोरियल के लास्ट के दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। कैसे सिखाया था कि डिनोमिनेटर की ये जो दो टर्म्स होती हैं इनका सम कर लेना चाहिए, आर से आर कैंसिल एन माइनस 2 आएगा, तो जितना इनका सम होता है उतना फैक्टोरियल हमें न्यूमरेटर में चाहिए। तो अगर मैं इसको लिखूं n माइनस 2 फैक्टोरियल तो n माइनस 1 और n दो टर्म्स बचेंगे अपॉन r माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ये जो होता है इसको अपन NCR वाले फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और n इंटू n माइनस 1 ये अलग से बाहर आ गया, तो दिस हैज चेंज टू n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 CR माइनस 2। सिमिलरली आर सी आर में से इट विल बी n इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1। अब इसमें सिग्मा जब अपन करेंगे बेटा तो 2 टाइम्स n इंटू n माइनस 1 तो बाहर आ जाएगा, आर की वैल्यू स्टार्ट होगी 2 से लेके n तक, तो इट विल बिकम 2 रेज टू द पावर n माइनस 2, जहां n की वैल्यू 10 है तो 2 रेज पावर 8, ये होगा 2 रेज पावर n माइनस 1 सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 जो होता है, तो इट विल बी 2 रेज पावर n, 2 रेज पावर 9 कॉमन आकर द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी n स्क्वायर टाइम्स 2 रेज पावर n 10 था, दैट इज 100 इंटू 2 रेज पावर 9। सिमिलरली RHS ये जो मैंने आपको बोला इंटीग्रेशन से हम कर सकते हैं, इसमें आप x की जगह एक बार 1 रख दीजिए, एक बार 0 रख दीजिए, सो द सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट C0 प्लस C1 by 2 अप टिल C10 by 10 इज 2 रेज पावर 11 माइनस 1 by 11। दोनों को इक्वेट कर दिया गिवन क्वेश्चन के हिसाब से। अब क्योंकि ये रेशियो था बेटा, अब ये क्योंकि रेशियो है तो अपन इसको इन्फिनाइट फॉर्म्स में जो है एडजस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए डायरेक्ट कंपेयर करो जिस फॉर्म में आ रहा है, तो बीटा 11 और अल्फा आपको 275 देखेगा, वैसे तो आंसर 286 आ जा रहा है, पर बिकॉज जैसे मैंने बोला रेशियो है तो अपन इसके रेशियो को इन्फिनाइट तरीके से, अल्फा बीटा रियल नंबर दे रखे हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, तो देयर कैन बी इन्फिनाइट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो आई थिंक इसके इन्फिनाइट आंसर पॉसिबल हैं, यूनिक आंसर इसका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके अब हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है एक छोटी सी लाइन, एक लाइन भी पूरी नहीं है इसे देखा जाए तो, पीएनसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, पर पीएनसी के क्वेश्चन जो है इतनी सी लाइन में ही बहुत सारी चीजें वो पूछ सकते हैं। द नंबर ऑफ 3 डिजिट ऑड नंबर्स whose sum of digits is a multiple of 7 हमें 3 डिजिट नंबर्स निकालने हैं, वो होने भी ऑड नंबर चाहिए, और उनका सम ऑफ द डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब हमें ए बी सी टाइप के नंबर्स देखने, 3 प्लेसेस हमें सेट करनी है, सी होना भी ऑड नंबर चाहिए, और इन तीनों का जो सम है a प्लस बी प्लस सी वो 7 का मल्टीपल 7 टाइम्स लैम्डा की फॉर्मेट होनी चाहिए। अच्छा देखिए 3 डिजिट का नंबर है, मैक्सिमम तीनों डिजिट्स 999 हो सकते हैं, 999 होगा तो 9 प्लस 9 प्लस 9 27 आएगा। इन 3 डिजिट्स का सम मैक्सिमम 27 हो सकता है, तो 27 तक 7 के मल्टीपल्स क्या क्या हो सकते हैं? 7 के मल्टीपल 7, 14 और 21। कितने केस बनते हैं? 3 केस, 7, 14 और 21। इन तीनों के सम की बात कर रहा हूं, इनका सम 7 होगा तो 7 का मल्टीपल 14 हो सकता है, 21 अगला 28 आएगा, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन तीनों की वैल्यू 9 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए बनाने वाले हैं केसेस। पहला केस, अगर a प्लस बी प्लस सी 7 है, ध्यान रखना है नंबर ऑड नंबर था तो c ऑड नंबर ही होगा, तो अगर c की वैल्यू 1 है तो a प्लस बी होगा 6 के इक्वल। अब अगर a प्लस बी 6 है, a प्लस बी 6 है, तो केसेस सोचें, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1, यहां पर 4 और यहां पर 2, राइट, 3 और 3, फिर 2 और 4, फिर 1 और 5। अब 0 और 6 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता 0 6? अरे फिर वो 3 डिजिट का नंबर कैसे होगा? पहली प्लेस जो ABC हमने नंबर माना है उसमें A 0 नहीं ना हो सकता है, तो कितने केस आए? 1 2 3 4 5 6, तो A प्लस बी के 6 होने के लिए टोटल 6 केस आ रहे हैं। वैसे ही अगर C3 है, ध्यान रखिए ऑड नंबर है, C2 नहीं हो सकता,
तो C1 होगा या 3 होगा, 3 होगा तो A प्लस बी होगा 4, उसके ऐसी केस काउंट करेंगे 4 केस, और A प्लस बी के 2 होने के जब C5 होगा तो 2 केस आएंगे। ये हो गया जब A प्लस बी प्लस C 7 था। नेक्स्ट केस में मूव करते हैं जब A प्लस बी प्लस C 14 है और C की वैल्यू 1, 3, 5, 7, 9 जो हो सकती है। अगर C की वैल्यू बेटा 1 है, C की वैल्यू अगर 1 है तो A प्लस बी कितना है, A प्लस बी 13 होना चाहिए। अब A प्लस बी 13 कब कब हो सकता है, सोच के देखिए। A प्लस बी 13 हो सकता है जब A की वैल्यू लेट से हो जाए 9 से तो होगा नहीं, 9, हाँ 9 और 4 हो जाए, सही है, फिर 8 और 5 हो जाए, फिर 7 और 6 हो जाए, तो ऐसे करके केसेस बनाएंगे तो 6 केस आएंगे। C को 3 रखेंगे तो A प्लस बी 11, 9 और 2 हो जाए, 9 और 2 के बाद 8 और 3 हो जाए, 7 और 4 हो जाए, ऐसे करके इसके भी केसेस काउंट करेंगे। तो ये केस बना के ही आपको काउंट करना है, क्योंकि ओवरऑल हमें A प्लस बी प्लस C को 7, 14 या 21 ही रखना है। तो बहुत सारे केस नहीं आते, बहुत जल्दी एक बार पैटर्न समझ में आ जाए तो फटाफट अपन कर सकते हैं। ऐसी C5 तो A प्लस बी 9, अब 9 में 9 और 0 का भी केस आएगा, ध्यान रखना है ना, कई बार वो मिस हो जाता है, तो वो मिस नहीं होना चाहिए। जब B जो है वो 0 होगा, पॉसिबल है तो उसका केस काउंट करते जाइए। तो 9 और 0, 8 और 1, 7 और 2, और ऐसे खट करके 7 केस। ऐसी A प्लस बी 7 जब C 7 होगा, और अगर C की वैल्यू 9 होगी तो A प्लस बी 5, तो इसके टोटल 5 केस। तो इन सब केसेस को जोड़ते जाइए, इतने नंबर बनेंगे। और लास्ट केस बनता है जब A प्लस बी प्लस C कितना है, 21। अगर A प्लस बी प्लस C 21 है, C को 1 नहीं रख सकते, C 1 रखा तो A प्लस बी 20। अरे यार A और B तो 9 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, 18 से ज्यादा तो A प्लस बी हो ही नहीं सकता है, तो वो केस आएगा ही नहीं। C 3 से स्टार्ट करेंगे तो A प्लस बी आएगा 18, एक ही केस आएगा। सोच के देखिए, एक ही केस कौन सा आएगा बच्चों, एक ही केस वो आएगा जब 9 और 9 हो जाएंगे, A और B दोनों। C5 तो A प्लस बी 16, इसके केसेस सोचिए। C7 A प्लस बी 14, 14 मतलब क्या हो गया 9, अगर A 9 है तो B होना चाहिए 5, 9 एंड 5 करेक्ट, 8 एंड 6, 7 एंड 7, ठीक है। और ऐसे ही 7 7 के बाद यहाँ छोटा हो जाए 6 और 8 और 5 और 9, तो टोटल 5 केस। और C अगर 9 है A प्लस बी 12 तो उसके टोटल 7 केसेस। तो जब आप इन सब केसेस को काउंट करेंगे तो टोटल 63 नंबर्स हमारे बनने वाले हैं, ठीक है। सो योर टोटल फाइनल आंसर इज टोटल 63, ठीक। अब बच्चों हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है ये है वेक्टर से रिलेटेड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जाएगा। थीटा A और B के बीच दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच का एंगल है, A और B दोनों का मैग्नीट्यूड दिया है, और थीटा की रेंज दी है 45 डिग्री से 60 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्यूट एंगल है। तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना है A माइनस बी क्रॉस A प्लस बी के होल स्क्वायर का प्लस 4 टाइम्स A डॉट बी का होल स्क्वायर। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट अगर अपन करें A क्रॉस A 0 हो जाएगा, तो माइनस ऑफ B क्रॉस A, याद है क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले जो वेक्टर आ रहा है वही लिखेंगे, प्लस A क्रॉस B, और B क्रॉस B 0 हो जाएगा, और इसका हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। अच्छा, माइनस B क्रॉस A को अगर अपन पोजीशन चेंज करेंगे तो A क्रॉस B लिख सकते हैं, तो ये इफेक्टिवली 2 टाइम्स A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया, जिसको अपन 4 टाइम्स A स्क्वायर B स्क्वायर, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है A B साइन थीटा n कैप, n कैप यूनिट वेक्टर, तो उसका स्क्वायर 1 हो गया, तो A स्क्वायर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और A डॉट B क्या होता है बेटा A B cos थीटा, तो इट बिकम्स A स्क्वायर B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, करेक्ट। 4A स्क्वायर B स्क्वायर कॉमन आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो इफेक्टिवली ये 4A स्क्वायर B स्क्वायर आ गया। A स्क्वायर मतलब A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, B स्क्वायर मतलब B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सिंपल, सीधा सीधा जल्दी से कैलकुलेट किया, A स्क्वायर 4A स्क्वायर B स्क्वायर, और हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 576, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा है ये है सर्कल्स का, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत सिंपल, डायरेक्ट आपको क्लास में पढ़ाते हैं ये कंसेप्ट। तो लेट द एब्सिसास ऑफ द 2 पॉइंट्स P एंड Q, एब्सिसास मतलब x कोऑर्डिनेट, P और Q के x कोऑर्डिनेट आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ, 2x स्क्वायर माइनस RX प्लस P, एंड ऑर्डिनेट्स मतलब y कोऑर्डिनेट वो किसके हैं, वो एक दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो यार ये y कोऑर्डिनेट है तो x की बजाय से y में भी लिख सकता हूँ ना मैं, वाई स्क्वायर माइनस एस वाई माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं y1 y2, और जो x में क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स हैं ये वाली x1 और x2। तो इफ द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, जो
पी क्यू जिसके लिए डायमीटर है, तो डायमेट्रिकल फॉर्म याद करो क्या होता था, अगर पी और क्यू दो पॉइंट्स अगर किसी सर्कल के डायमीटर हैं और हमें इस सर्कल की इक्वेशन चाहिए, तो हम डायरेक्टली पी और क्यू के एक्स कोऑर्डिनेट जिस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं और y1 y2 जिस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, उन दोनों क्वाड्रेटिक को ऐड कर दें। क्या कर दें? सिर्फ ऐड। इस बात का ध्यान रखते हुए कि दोनों के स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है। सर्कल की इक्वेशन की कंडीशन ही होती है यार, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। यहां 2x स्क्वायर, यहां y स्क्वायर, तो या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि फाइनल इक्वेशन में यहां देखो क्या लिखा है, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दूं तो डायरेक्ट मुझे इसी सर्कल की इक्वेशन मिलेगी जिसके लिए p और q डायमेट्रिकल एंड पॉइंट्स होते हैं। बस तो ऐड कर दिया, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस rx माइनस 2sy प्लस p माइनस 2q इक्वल्स टू 0। कंपेयर किया तो मुझे r s p q जो भी है सबकी डायरेक्ट वैल्यू मिल गई। देख लीजिए, यही हमने किया है, कंपेयरिंग करते ही r s और p जो कांस्टेंट था p माइनस 2q मिल गया। तो हमें चाहिए था 2r प्लस s माइनस 2q प्लस p, इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई किया, s से ऐड किया और ये 22 ऐड कर दिया। तो फाइनल आंसर कितना आ गया बच्चों हमारे पास? फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 7, राइट। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो इसका फाइनल आंसर है 7। ठीक है, फाइनल आंसर इज 7 फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री, डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री का ना, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। ध्यान रखें क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इन द इंटरवल π/4 टू 7π/4। ये इंटरवल है भाई, π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में और 7π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस पूरे इंटरवल में एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी जिसके लिए ये इक्वेशन ट्रू होल्ड होती है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को एक सिंगल वेरिएबल में ले जाते हैं। कोस एक्स स्क्वायर को 1/sin² x और कॉस स्क्वायर एक्स को आइडेंटिटी से 1 माइनस sin² x लिख लेते हैं। ये देखिए 14/sin² x माइनस 2 sin² x और यहाँ 4 cos² x को हमने 1 माइनस sin² x लिख लिया। ऐसी कुछ हमारे पास एक इक्वेशन आ रही है। अगर आप sin² x को t मानेंगे तो sin² x को t मानते ही आपके पास एक t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जहां से t की दो वैल्यूज आ रही हैं 2/3 और -7/2। अब t sin² x था तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो sin² x हो गया 2/3। तो sin x या तो √2/3 होगा बच्चों, या sin x की वैल्यू -√2/3 होगी। अब ये जो नेगेटिव है, मैंने आपको बोला था हमें जो इंटरवल दिया हुआ है वो इस क्वाड्रेंट में, तो एक तो सेकंड क्वाड्रेंट नहीं सॉरी एक तो नेगेटिव है ना, थर्ड क्वाड्रेंट, और एक नेगेटिव वैल्यू -√2/3 है, तो ये -1 के ज्यादा नजदीक है। इधर sin x -1 होता है, तो 7π/4 और 3π/2 के बीच में एक और कोई ना कोई x आएगा जब ये वाली वैल्यू अटेन होगी। ऐसे ही पॉजिटिव वैल्यू √2/3 सेकंड क्वाड्रेंट में तो पक्का एक वैल्यू आएगी, और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4 से π/2 के बीच में एक x की वैल्यू आएगी। तो 2x की वैल्यू पॉजिटिव के लिए और 2x की वैल्यू नेगेटिव के लिए आएगी। तो इफेक्टिवली नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x कितनी हो गई इन द गिवन इंटरवल? टोटल 4 वैल्यूज ऑफ x हमारे पास हो चुकी है। ठीक है, तो क्योंकि 4 वैल्यूज ऑफ x हैं तो इसका आंसर हो गया 4। ठीक, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार बहुत सिंपल क्वेश्चन, एकदम बेसिक मैथ्स का। किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए अल्फा n डिफाइंड है 19 की पावर n माइनस 12 की पावर n, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। n अल्फा 9 मतलब पावर में 9, तो 19 रेज़ पर 9 माइनस 12 रेज़ पर 9 माइनस अल्फा रेज़ पर 10, 19 रेज़ पर 10 माइनस 12 रेज़ पर 10। ऐसे में हमें पता है कि कॉमन निकालना होता है, क्योंकि इतनी सारी पावर कोई 19 की पावर 9 और 10 थोड़ी करेंगे। इनमें जो कॉमन आएगा दोनों में से वो कॉमन फैक्टर निकाल के फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस एक्सप्रेशन में n की वैल्यू रखकर इसे सॉल्व करना है। तो 31 19 रेज़ पर 9 माइनस 19 रेज़ पर 10 में से अगर 19 रेज़ पर 9 कॉमन ले ले तो 31 माइनस 19 बचेगा 12। ऐसे ही 31 12 रेज़ पावर 9 और 12 रेज़ पर 10 में से मैंने माइनस 12 रेज़ पर 9 कॉमन लिया, तो 31 माइनस 12 फिर बचेगा 31 माइनस 12 बचेगा 19। ठीक है, अच्छा, और डिनोमिनेटर में आ गया 57 19 रेज़ पर 8 अल्फा 8 है ना, माइनस 12 रेज़ पर 8। अब इसमें से 19 इंटू 12 कॉमन ले लिया, तो 19 रेज़ पर 8 माइनस 12 रेज़ पर 8, ये पूरा फैक्टर तो कैंसिल हो गया।
और 19 इंटू 12 अपॉन 57 सॉल्व करना है। 19 3 जा 3 4 जा 12, फाइनल आंसर कितना आ गया 4। कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से अगर आप सॉल्व करेंगे तो विद इन 1 मिनट से भी जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके अब हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पढ़ें, पढ़ते पढ़ते आपको फील आएगा कॉम्पोजिट फंक्शंस का है क्वेश्चन, जिसमें कॉम्पोजिट फंक्शंस है। अब होता क्या है, इसमें फंक्शन जो है ना, ये काफी ऐसे फॉर्म में लिखा हुआ है कि देख के बच्चों को थोड़ा सा घबराहट होती कि यार क्या ये हम एफ ऑफ एफ एक्स निकाल पाएंगे। पर आप ये सोचिए कि हम एफ ऑफ एफ एक्स निकालने से पहले हमें क्या चाहिए, जी ऑफ 1 चाहिए। जी ऑफ 1 का मतलब हमें इनपुट को 1 रखना है। तो क्या मैं डायरेक्टली एक्स को 1 रखकर एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 1 नहीं निकाल सकता हूं? हमें इस क्वेश्चन में यही सबसे पहले ट्राई कर लेना चाहिए। लेट अस सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1। जस्ट पुट एक्स इक्वल्स टू 1 इन दिस। एक्स को 1 रखेंगे, 2 एलसीएम ले सकते हैं आप, यहां पर जैसे आप एलसीएम लेंगे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 लिख सकते हैं। तो एक्स को 1 रखने पे 2 माइनस 1 आ जाएगा 1 बेटा, इनटू एक्स को 1 रखने पे आ जाएगी वैल्यू 3 होल रेज टू द पावर 1/50। सो द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1 इज 3 रेज टू द पावर 1/50। करेक्ट। नाउ यहां हमें एफ ऑफ 1 भी चाहिए। तो अब एफ ऑफ 1 का क्या मतलब हो गया, ये मतलब हो गया एफ ऑफ 3 रेज टू द पावर 1/50। तो अब हमें इसमें x की जगह कितना रखना है बेटा, 3 की पावर 50 रखना है। तो इट विल बिकम 2 माइनस 3 रेज पर 1/50 की पावर 25 विल बिकम √3। 1/2 बचेगा ना, 25/50 इंटू 2 प्लस x की पावर 25 3 रेज टू द पावर, फिर रूट में बचेगा एंड होल रेज टू द पावर 1/50। So you can say that a plus b into a minus b, a square minus b square, ये 1 आ गया। तो f of 1 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो अगर f of 1 की वैल्यू 1 आ गई तो बेटा ये तो 1 हो गया, और यहां पर f of 1 वैल्यू 1 हो गई तो ये बन जाएगा, एक 3 बार था ना तो ये f of 1 बन गया। f of 1 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, 3 की पावर 1/50। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g of 1 1 प्लस 3 रेज टू द पावर 1/50। अब अगर ये 1 से बड़ी वैल्यू में कुछ भी पावर 1/50, तो जो 3 की पावर 1/50 है ये डेफिनेटली 1 से तो बड़ा ही होगा बेटा। तो 1 प्लस 1 से थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी है समथिंग 2 पॉइंट समथिंग। तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका निकालना था, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर g of 1 जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, अब जो हमारे सामने क्वेश्चन है अगला वो है 3D से रिलेटेड, जिसमें हमें दो लाइंस की इक्वेशन देखिए। लाइन 1 r इज इक्वल टू, किसी भी लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं बेटा, a प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। a वो पॉइंट होता है जहां से लाइन पास कर रही है, और b वेक्टर वो वेक्टर होता है लाइन के पैरेलल जो भी होता है। ठीक है, तो जो लाइन 1 है उसमें a वेक्टर तो यहाँ 0 लिखा हुआ है, मतलब फर्स्ट लाइन इज पासिंग थ्रू 0, 0, 0, और ये इसके पैरेलल वेक्टर हो गया। लाइन 2 पासिंग थ्रू 1, 3, 1 पॉइंट एंड इट इज पैरेलल टू i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप वेक्टर। दोनों लाइंस s पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। दो लाइंस है, लाइन 1 एंड लाइन 2। लाइन 1 और लाइन 2 इंटरसेक्ट करती हैं कहां पर, s पॉइंट पर। ठीक है, एक प्लेन की इक्वेशन है वो s से पास करता है, वो प्लेन, एक प्लेन है वो s पॉइंट से पास करता है। तो मतलब हम अगर वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने, मतलब मैं लाइन 1 और लाइन 2 को सॉल्व करके वो s पॉइंट निकालना चाहता हूं, एंड इज पैरेलल टू बोथ द लाइंस। अब वो प्लेन दोनों लाइंस के पैरेलल है, ये दो लाइंस इंटरसेक्टिंग थी जैसे, और इन दोनों के पैरेलल है, दैट प्लेन इज पैरेलल। अब अगर प्लेन पैरेलल है तो इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर और इस लाइन के पैरेलल दूसरा वेक्टर, a वेक्टर जो भी है v1 और v2 मान लो, तो v1 v2 के पैरेलल वेक्टर, v1 v2 का क्रॉस प्रोडक्ट से नॉर्मल वेक्टर एक मिलेगा। प्लेन इसके पैरेलल था तो v1 क्रॉस v2 से जो वेक्टर मिला ये प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है, तो मतलब प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डियाज हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं अगर ये वाला v1 और ये वाले v2 का क्रॉस करूंगा तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डीआर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यही किया है। ये देखिए 1, 2, 3, 1, 1, 5 इसका मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो उससे मुझे प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डीआर्स मिल गए। अब मैं इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहता हूं, तो दोनों के i कैप, j कैप और k कैप के जो कोफिशिएंट्स हैं वो मैं कंपेयर कर ले रहा हूं। तो पहले का i कैप का कोफिशिएंट लैम्डा है, इसका है 1 प्लस म्यू, तो लैम्डा इक्वल टू 1 प्लस म्यू। ऐसी j कैप का और k कैप के कोफिशिएंट्स कंपेयर करके लिखा। इन दोनों से
मैंने लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाली, लैम्डा 2 म्यू 1 को तीसरे में रखा तो वो बराबर आ रहा है। ये चेक करना जरूरी है, यही श्योर करता है कि वो लाइंस इंटरसेक्टिंग है। वैसे तो क्वेश्चन में बोल रहा है इंटरसेक्टिंग है, पर हमने क्रॉस चेक कर लिया। लैम्डा 2 म्यू 1 को थर्ड में रखा, सेटिस्फाई कर रहा है। लैम्डा 2 अगर आप कहीं पर भी रख देंगे तो आपको उस एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो वो एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए बच्चों? लैम्डा को 2 रखने पे 2, 4, 6। सो एस पॉइंट पता चल गया। प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डीआर आ गए। तो प्लेन की इक्वेशन अगर हमें लिखनी है तो हम कार्टेशियन फॉर्म से लिख सकते हैं, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। उसका हमने यूज किया और प्लेन की हमने इक्वेशन निकाल ली। अब जैसे ही हमने प्लेन की इक्वेशन निकाली और जो क्वेश्चन में आप अगर देखें तो प्लेन की इक्वेशन आपको ए बी सी डी के फॉर्म में दे रखी है, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस जेड प्लस डी इक्वल टू 0। और हमारे पास जो प्लेन की इक्वेशन आ रही है वो आप यहाँ से देखेंगे, ये आ रही 7x माइनस 2y माइनस जेड इक्वल टू 0। तो कंपेयर करती ए बी और डी की वैल्यू आ गई, a प्लस बी प्लस डी निकालना है जो कि आ रहा है 5। तो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 5। ओके ओके, अब जो हमारे सामने क्वेश्चन है बच्चों वो है मैट्रिक्स का क्वेश्चन, जिसको पीएनसी से थोड़ा सा लिंक किया है। ऐसे क्वेश्चंस आप अगर आपने पीवाईक्यूज करें तो आपने देखा होगा मैट्रिक्स में जनरली ऐसे कई बार क्वेश्चंस आए हैं जिसको पीएनसी या प्रोबेबिलिटी से लिंक करते हैं, केसेस बनाने होते हैं। ये क्वेश्चन भी इट्स नो एक्सेप्शन, वैसे ही एक क्वेश्चन है। ए 3x3 का मैट्रिक्स है जिसकी सारी एंट्रीज या तो -1, 0 या 1 होंगी। 9 एंट्रीज होंगी 3x3 का है तो, और उसके सभी एंट्रीज का सम 5 होना चाहिए। सभी एंट्रीज का सम 5। 9 एंट्रीज हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 और यहां से लेकर टोटल A8 प्लस A9। तो ये जितनी भी एंट्रीज हैं इन सब का सम क्वेश्चन के हिसाब से 5 होना चाहिए और इनकी वैल्यूज 1, -1 और 0 के अलावा कुछ नहीं हो सकती। ठीक है भाई, तो अगर ऐसा हमें करने का है तो अब हम केस बनाएंगे। तो अगर हमें सम 5 चाहिए तो 5 कैसे सम आ सकता है बेटा? पहला केस तो ये हो सकता है कि हम 5 बार तो 1 ले लें, सही है। अब 5 बार 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आंसर आएगा। तो अब 4 एंट्रीज बची हैं, 4 बार 0 ले लेते हैं तो इनका सम पक्का 9 हो जाएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है? अब हमने 1 1 1 1 5 बार लिया और हमने एक -1 को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इसका मतलब हमें एक 1 को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा बेटा। 1 को 6 बार ले लो, -1 एक बार ले लो, और -1 एक बार ले लोगे तो 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और 2 बार 0 ले लो, तो इनका सम भी 5 हो जाएगा। अब तीसरे केस में मैं -1 को 2 बार ले लेता हूं, -1 2 बार, तो -1 2 बार लिया तो 1 1 2 3 4 5 6 7 बार मुझे 1 लेना पड़ेगा, 0 एक बार भी नहीं आएगा। इसके अलावा कोई केस हो नहीं सकते। सम 5 करना है तो इनको अरेंज कर लेंगे। 9 फैक्टोरियल अपॉन जैसे 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल सॉल्व कर लेंगे, इसको अपन कर लेंगे 9 फैक्टोरियल भाई, क्योंकि ये पर्टिकुलर A1 A2 A3 की वैल्यूज है। अब A1 1 था और A8 मान लो 0 था, तो ये शिफ्ट भी तो हो सकते हैं। 1 किसी भी वैल्यू में जा सकता है और 0 कहीं पर भी। तो एक तरीके से हम 5 एक जैसी और 4 एक जैसी चीजों का अरेंजमेंट कर रहे हैं जिससे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे A1 से A9 के अंदर। वही चीज हमने इसमें करी, 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 एक जैसे 2 एक जैसे तो 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और लास्ट में 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 414 के इक्वल। ठीक है, तो 414 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होने वाला है। राइट, करेक्ट आंसर इज 414। बच्चों अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा है द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, मतलब GIF ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस, सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म्स। ऐसी पहली 100 टर्म्स के सम का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा वो सॉल्व करना है। तो यार 100 टर्म्स का सम निकालना है तो सीरीज पक्का किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो कर रही है, हमें वो पैटर्न देखना है। डिनोमिनेटर तो बहुत सिंपल है, 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 रेज़ पावर 4, फर्स्ट टर्म तो 3 की पावर 1, सेकेंड में 3 स्क्वायर डिनोमिनेटर में 3 क्यूब 3 की पावर 4। ठीक, अच्छा न्यूमरेटर देखें जरा, पहले में 1 तो मैं उसको 3 - 2 लिख रहा हूं, है ना। अब ये ऑब्जर्वेशन से सर ये कैसे पता चल रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हैं। 5 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 9 - 4, अगले में 3 का क्यूब -2 का क्यूब, 3 क्यूब 27 -8 19। वाह यार बढ़िया है,
पैटर्न पता चल गया, पैटर्न पता चल गया। तो आप ये देखो न्यूमरेटर में दो डिफरेंट जीपीज हैं, एक 3 की पावर में एक 2 की पावर में, उन दोनों का डिफरेंस, और डिनोमिनेटर अपना अलग से 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब चलता जा रहा है। बढ़िया। तो अब जैसी मुझे ये पता चला तो मैंने इसको क्या किया बेटा, मैंने पार्शियली अलग अलग डिवाइड कर दिया। 3 माइनस 2/3 को मैं 1 माइनस 2/3, इसको मैं 1 माइनस 2 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर, 1 माइनस 2 क्यूब बाय 3 क्यूब लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? ऐसी 100 टर्म्स हैं, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 100 बार, तो 100 आंसर आ गया। और माइनस 2/3 2 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर में से माइनस कॉमन लिया तो 2/3 2 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर, ऐसे एक 100 टर्म्स की जीपी हमारे सामने आ गई। जीपी का हम फॉर्मूला जानते हैं, a इंटू 1 माइनस आर रेज़ पावर n अपॉन 1 माइनस आर, सम ऑफ n टर्म्स। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया बेटा। a था 2/3, 1 माइनस 2/3 की पावर 100 अपॉन 1 माइनस 2/3, 1 माइनस भाई यहाँ पे 2/3 था और ये 1 माइनस 2/3, 1 माइनस 2/3 इज 1/3, तो उस 1/3 से हमने ये अपॉन का 1/3 कैंसिल कर दिया। तो ये बन गया 2 इंटू 1 माइनस 2/3 रेज़ टू द पावर 100, 100 माइनस 2 98 प्लस 2 इंटू 2/3 की पावर 100। इसका जीआईएफ निकालना है। अब आप देखिए बेटा, 2 की पावर 100 और 3 की पावर 100 में 3 रेज़ पावर 100 बहुत बड़ी टर्म होगी एज कंपेयर टू 2 रेज़ पावर 100, है पॉजिटिव भी। तो इसका मतलब अच्छा, एक 2 मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो वो इफेक्टिवली 3 की पावर 100 से तो छोटा ही रहेगा। मतलब ये पूरी क्वांटिटी एक फ्रैक्शनल क्वांटिटी है 0 से 1 के बीच की। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 98। तो दैट मीन्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर जो भी क्वेश्चन ने पूछा था इस सीरीज के पहले 100 टर्म्स का, वो आ रहा है 98। करेक्ट? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 98। ओके।